अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। गंदम की कटाई चल रही थी। जो लोग काश्तकारी के हवाले से मालूमात रखते हैं ऐसे वाक़फ़ाने हाल बखूबी जानते हैं कि गंदम की कटाई के वक्त मौसम गर्मा शबाब पर होता है। वो भी एक ऐसा ही तपता हुआ दिन था। इन दिनों मेरी तैनाती नौशेरा परका के थाने में थी। मेरा थाना मज़कूरा मौज़े से बाहर थोड़े फासले पर सड़क के किनारे वाक़ था। रिहाइश हस्बे मामूल थाने के अक़बी हिस्से में बने हुए सरकारी क्वार्टर में थी। जब मैं तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा तो तेज़ चमकीली धूप चारों तरफ फैली हुई थी। अगरचे वो सुबह का वक्त था लेकिन धूप की हिद्दत और मौसम की शिद्दत से ऐसा महसूस होता था जैसे गोया सूरज सवाने पर उतर आया हो। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद मशकूर हुसैन से पूछा, क्या खबरें हैं? मशकूर हुसैन एएसआई था। इस थाने में मुझे मशकूर सबसे ज़्यादा काम का बंदा लगा था, लिहाजा थोड़े ही अरसे में इसके साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो एक बाशऊर, ज़हीन और मेहनती पुलिस अफसर था। मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया, मलिक साहब, खबर बड़ी सनसनीखेज है। इसके अंदाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमा कर सवाल किया, क्या मतलब है तुम्हारा? इससे पहले कि मशकूर मेरे सवाल का जवाब देता, एक कांस्टेबल ठंडे पानी से भरा हुआ जग लेकर कमरे में दाखिल हुआ। मशकूर सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला, आप ठंडा पानी पिएं, फिर बताता हूँ। एएसआई का अंदाज मेरे अंदर तजस्सुस जगा चुका था। जब मैं अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने थाने के बरामदे में चंद अफराद को बैठे देखा था। अभी मशकूर हुसैन ने जिस सनसनीखेज खबर का जिक्र किया था, इसका ताल्लुक यकीनन इन्हीं अफराद से था। मैंने सिर्फ एक गिलास पानी पर इक्तफा किया और मशकूर की तरफ देखते हुए संजीदा लहजे में कहा, अब बताओ क्या मामला है? मामला काफ़ी संगीन है मलिक साहब, वो गंभीर अंदाज में बोला। नौशेरा बरका में गांव में एक कत्ल की वारदात हो गई है। मकतूल का बाप और गांव के 2 अफराद इसी सिलसिले में बाहर बैठे हुए हैं। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। हमें मौके वारदात पर फ़ौरन पहुंचना होगा। तो समझो तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हो गया। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। बाकी बातें रास्ते में होंगी। नौशेरा बरका जाने के लिए मशकूर हुसैन ने एक टांगे का बंदोबस्त कर रखा था। जो लोग इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे, हमने इन्हें भी टांगे पर सवार किया और फ़ौरन से बेशतर मौज़ा नौशेरा बरका की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में हमारे बीच जो गुफ्तगू हुई उसका खुलासा कुछ इस तरह है। मकतूल का नाम आफताब था। मकतूल फैयाज का बड़ा बेटा था। आफताब से छोटा जुल्फ़िकार था, जिसकी उम्र 20 साल थी। मकतूल आफताब अपने भाई से 2 साल बड़ा था। आफताब की शादी 1 माह पहले हुई थी। मकतूल का बाप फैयाज अली एक छोटा जमींदार था। नौशेरा बरका में इसके पास 10 एकड़ अराजी थी। दोनों बेटे काश्तकारी में बाप की मदद करते थे। मेरा थाना गांव के नज़दीक ही वाक़ था, लिहाजा चंद मिनट में हम जाय वकुआ पर पहुंच गए। वो 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा डेरा था जो खेतों के अंदर बना हुआ था। मज़कूरा डेरा फैयाज की अराजी का ही हिस्सा था। दोनों कमरों के आगे एक कुशादा सहन था जिसके एक हिस्से में कटी हुई गंदम का ढेर लगा हुआ था। इस डेरे का कुल रकबा 20 से 25 मरले होगा। कराची के रिहायशी 400 गज समझ लें। ये निस्बतन एक छोटा डेरा था, मगर 10 एकड़ अराजी की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक था। फैयाज अली की रहनुमाई में मैं डेरे के अक़बी हिस्से में बने हुए कमरे में से एक के अंदर पहुंच गया। मकतूल आफताब की लाश इसी कमरे के अंदर मौजूद थी। कमरे के एक हिस्से में एक चारपाई बिछी हुई थी। आफताब की लाश मज़कूरा चारपाई की पायती की तरफ कमरे के फर्श पर पड़ी थी। मैंने उखड़ूं बैठकर बगौर लाश का जायज़ा लिया। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि आफताब अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा था। वो मुंह के बल कमरे के कच्चे फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। इसके मुंह के नीचे और सर के नज़दीक नीम दायरे की शक्ल में खून का एक नन्हा सा तालाब बना हुआ था। लाश की हालत को देखकर मुझे ये समझने में कतई कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि मज़कूरा खून मकतूल की खोपड़ी में से निकलकर नीम दायरे की शक्ल में फर्श पर फैल गया था। मकतूल की खोपड़ी का अक़बी हिस्सा बुरी तरह ज़ख्मी था। बादियुन नज़र में यही समझ में आता था कि किसी शकीउल क़ल्ब शख्स ने किसी आहनी चीज़ की मदद से मकतूल के सर के अक़बी हिस्से को निशाना बनाया था। ये वार इतना कारी साबित हुआ
کہ مقتول آنے واحد میں منہ کے بل زمین بوس ہو گیا اور پھر اسے ہلکی سی جنبش کا بھی موقع نہ مل سکا۔ زمین پر گرتے ہی وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے مقتول کے سر کے عقبی حصے کا بڑی توجہ سے معائنہ کیا۔ کھوپڑی بری طرح چٹک گئی تھی۔ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ اپنے دل میں مقتول سے شدید نوعیت کی نفرت رکھتا تھا۔ کمرے کے فرش پر پھیلے ہوئے خون کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس خون چکا واقعے کو پیش آئے 4-5 گھنٹے ہی گزرے تھے۔ اس وقت 10 بج رہے تھے۔ گویا میرے محتاط اندازے کے مطابق مقتول آفتاب کو صبح 5 اور 6 بجے کے درمیان موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے لاش والے کمرے کی تسلی بخش تلاشی لی، لیکن مجھے کہیں بھی آلۂ قتل یا کوئی بھی ایسی اہم چیز نہیں ملی جو اس واردات پر روشنی ڈالتی یا قاتل تک میری رہنمائی کا وسیلہ بنتی۔ میں نے اس کمرے سے ملحقہ دوسرے کمرے کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کمرے میں مختلف نوعیت کے زرعی آلات رکھے ہوئے تھے اور ایک کونے میں بیج والی بوریاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا، پھر جائے واردات کی ضروری کارروائیوں کے بعد مقتول آفتاب کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا۔ ASI مشکور حسین کو میں نے لاش کے ساتھ ہاسپٹل روانہ کر دیا تھا۔ جب ہم اس ڈیرے پر پہنچے تو ڈیرے کے باہر درجن بھر افراد جمع تھے۔ ان سب کے چہروں پر خوف و ہراس کو بآسانی دیکھا اور پڑھا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے قتل کی واردات کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا۔ گاؤں والوں کا پریشان ہونا عین فطری تھا۔ لاش کو سب سے پہلے مقتول کے باپ فیاض علی نے دیکھا تھا، لہٰذا میں نے تفتیش کا آغاز بھی اسی سے کیا۔ فیاض علی، مجھے تمہارے جوان بیٹے کی المناک موت کا افسوس ہے، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں بہت جلد آفتاب کے قاتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا، لیکن اس سلسلے میں مجھ سے تمہیں تعاون کرنا ہوگا۔ میں تعاون کروں گا جی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میرا بیٹا جان سے گیا ہے، جب تک آفتاب کا قاتل پکڑا نہیں جاتا میں سکون کی سانس نہیں لے سکوں گا۔ میں تمہارے کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں فیاض علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے بتاؤ آفتاب کو موت کے گھاٹ اتارنے میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھانے دار صاحب، وہ رہنسا ہو گیا۔ میں نے پوچھا، آفتاب کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تھی؟ تھانے دار صاحب، آفتاب تو بڑا ہی بھلے مانس انسان تھا، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ دشمنی تو بہت دور کی بات ہے جی، اس کا تو آج تک کسی سے جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا۔ فیاض علی، تم نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی ہے نا؟ میں نے اس کی اداس آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ آفتاب کو جس بے دردی سے فنا کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل کو تمہارے بیٹے سے بہت سخت بیر تھا۔ میں اس کے کسی دشمن کو نہیں جانتا جناب، وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ اس کے لہجے سے سچائی کی مہک آتی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، فیاض علی، مجھے قاتل کی تلاش کے لیے کسی نہ کسی اشارے کی ضرورت ہے۔ میں نے قانون کا جو سبق پڑھ رکھا ہے، اس کی روشنی میں کوئی کسی کو خواہ ہی قتل نہیں کر دیتا۔ اگر تمہیں کسی پر شک ہے تو بتا دو، تاکہ میں جلد سے جلد تمہارے بیٹے کے قاتل تک رسائی حاصل کر سکوں۔ اگر مجھے کسی پر شک ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتا دیتا، وہ بے کسی سے بولا۔ میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ آپ قاتل کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دلوائیں، یہ تو مجھے کرنا ہی ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، تم نے کتنے بجے آفتاب کی لاش دریافت کی تھی؟ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ وہ روزانہ صبح 8 بجے کھیتوں میں جاتا تھا۔ اس کے دونوں بیٹے اس سے کافی پہلے گھر سے نکل جاتے تھے۔ آفتاب عموماً صبح 5 بجے اور اس کا چھوٹا بھائی ذوالفقار عرف زلفی 6 بجے تک کھیتوں میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ جب وہ خود گھر سے نکلتا تو بیٹوں کا ناشتہ بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، کیا آج بھی تم 8 بجے ہی گھر سے نکلے تھے؟ جی، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ اور تمہارے دونوں بیٹے اس سے پہلے کھیتوں کی جانب روانہ ہو چکے تھے؟ میں نے استفسار کیا۔ دونوں نہیں، آج صرف آفتاب ہی کھیتوں کی طرف گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ اور زلفی؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ زلفی کی رات سے طبیعت خراب ہے، فیاض علی نے بتایا۔ جب میں کھیتوں کی طرف آ رہا تھا تو زلفی گھر میں پڑا سو رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں جس آفتاب کے لیے ناشتہ لے کر جا رہا ہوں وہ مجھ سے بہت دور ہو چکا ہے۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ میں نے چند لمحات کے لیے اسے آزاد چھوڑ دیا۔
क्योंकि बेटे की मौत ने उसके आसाब को बुरी तरह तोड़ फोड़ कर रख दिया था। इन लम्हात में मैं ये सोच रहा था कि इस औरत की क्या हालत होगी जो 1 माह पहले इस घर में बहू बनकर आई थी। मकतूल आफ्ताब की नौबेहता बीवी का नाम खालिदा मालूम हुआ था। खालिदा आफ्ताब की ताया की बेटी थी। मैंने मशकूर को लाश के साथ रवाना करते वक्त हिदायत कर दी थी कि वो थाने से किसी कांस्टेबल को मेरे पास भेज दे। सरकारी अस्पताल का रास्ता मेरे थाने के सामने से गुजरता था। एएसआई ने मेरे हुक्म की तामील करते हुए कांस्टेबल साजिद को जाए वकुआ पर भेज दिया था। मैंने आते ही साजिद को काम पर लगा दिया। तुम इस डेरे के अंदर और बाहर अच्छी तरह घूम फिर कर एक एक चीज़ का जायज़ा लो, मैंने साजिद से कहा, और अगर कुछ भी अहम और गैर मामूली नज़र आए तो फ़ौरन मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर, साजिद ने फर्मा बरदारी से कहा और काम में जुट गया। फैयाज़ अली की हालत कदरे बेहतर हुई तो मैंने तफ्तीश के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया। आज 8 बजे सुबह जब तुम नाश्ता लेकर डेरे पर पहुंचे तो तुमने अपने बेटे को खून में सर रखे बेहिस हरकत पाया। किसी ने आफ्ताब को कत्ल कर दिया था। फिर तुम इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने चले आए थे, है ना? आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने पूछा, लेकिन क्या फैयाज़ अली? बात दरअसल ये है जनाब कि मैं घर से सीधा खेतों की तरफ जाता हूँ, वो वजाहत करते हुए बोला, क्योंकि दोनों भाई खेतों ही में मसरूफ़ होते हैं। आज भी मैंने खेतों का रुख किया था। हमने कल जहाँ पर कटाई का काम छोड़ा था, आफ्ताब को वहीं से आज काम शुरू करना था, लेकिन जब मैं मज़कूरा मकाम पर पहुँचा तो आफ्ताब मुझे कहीं नज़र न आया। मैंने खेतों में हर तरफ निगाह दौड़ाई मगर वो कहीं भी नहीं था। इसके बाद ही मैं डेरे की तरफ आया था और फिर वो एक मर्तबा फिर रुहासा हो गया। बेटे की मौत का जिक्र करते हुए उसकी आंखें डुबडुबा आई थीं। मैंने अपनायत भरे अंदाज में कहा, हो सकता है आफ्ताब किसी ज़रूरी काम से डेरे की तरफ आ गया हो। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और इस्तफसार किया, किस चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता फैयाज़ अली? जनाब, आपने आफ्ताब के जिस्म पर जो लिबास देखा है ना, ये वही कपड़े हैं जो वो घर से पहनकर निकला था, इसने मायनाखेज अंदाज में जवाब दिया। तो मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसे देखा। इससे क्या साबित होता है? थानेदार साहब, मेरा आफ्ताब दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ था। वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला, खेतों के अंदर उसका लिबास आम खेत मजदूरों वाला हुआ करता था, लेकिन खेतों के बाहर वो अपने पहनावे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। वो जब भी खेतों का रुख करता तो सबसे पहले इस डेरे पर आता था। यहाँ वो लिबास तब्दील करता और फिर खेतों में जाकर अपने काम में जुट जाता था। शाम को जब हम काम को ख़त्म करते तो वो एक बार फिर डेरे पर आकर लिबास तब्दील करता था। ये इसका मामूल था थानेदार साहब। मैंने इसकी बात की तह में उतरते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि आज आफ्ताब खेतों की तरफ जा ही नहीं सका था? कब्ल इसके कि वो लिबास तब्दील करके अपने काम में मसरूफ़ होता, किसी ने उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। जी जी, वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला, आप मेरे नुक्ते को समझ गए हैं थानेदार साहब। फैयाज़ अली की बात को मैंने भी इसलिए दुरुस्त मान लिया था कि मकतूल आफ्ताब के बदन पर मैंने साफ सुथरा लिबास देखा था। अलावाज़ी कमरे की एक दीवार पर मुझे आफ्ताब का खेत मजदूरों वाला लिबास एक खूंटी पर लटका दिखाई दिया था। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर गंभीर अंदाज में कहा, इसका मतलब ये हुआ कि कातिल आफ्ताब की आमद से पहले इस डेरे पर मौजूद था। ये भी तो हो सकता है कि वो बदबख्त आफ्ताब के साथ ही यहाँ पहुँचा हो। वो कयास आराई करने वाले अंदाज में बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कतई अंदाज में कहा। मैंने लाश का बगौर जायज़ा लिया है। कातिल ने आफ्ताब की बेखबरी में अकब से इस पर वार किया था, और ऐसा कारीवार कि आफ्ताब को अपने बचाव के लिए एक लम्हे की मोहलत न मिल सकी। अगर कातिल आफ्ताब के साथ इस डेरे पर पहुंचा होता तो फिर वो इतनी आसानी से आफ्ताब की जान नहीं ले सकता था। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि कातिल कमरे में पहले से मौजूद था। अब इसके कि आफ्ताब लिबास तब्दील करता, कातिल का दाव चल गया। लेकिन डेरे के दोनों कमरे और दाखिली दरवाजे हम बंद करके घर जाते हैं और तीनों दरवाज़ों पर ताले भी लगाए होते हैं। वो बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हुए बोला, कोई बंद कमरे में पहले से कैसे घुसकर बैठ सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि कोई डेरे की दीवार फलांग कर अंदर सहन में कूद जाए, बस।
मैं फैयाज अली को हैरान और परेशान छोड़कर दोबारा इस कमरे में आ गया जहां आफताब को बड़ी सफाकी से मौत के घाट उतारा गया था। इन लम्हात में मेरा जहन बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था। मैं दरअसल ये देखना चाहता था कि इस कमरे में दाखिले के लिए दरवाजे के सिवा और कोई रास्ता भी था या नहीं। कमरे के अंदर पहुंचते ही मेरी निगाह एक खिड़की पर पड़ी। मज़कूरा खिड़की का साइज 3 बाय 3 फीट रहा होगा। ये 2 पट वाली एक आम सी चौबी खिड़की थी जो अंदर की जानिब खुलती थी। इस वक्त खिड़की के पट भिड़े हुए थे लेकिन इसमें कुंडी या ताला वगैरह नहीं लगा हुआ था। फयाज अली भी मेरे पीछे ही कमरे में आ गया था। मैंने कमरे की अकवी दीवार में वाक़े वाहिद खिड़की की जानिब इशारा करते हुए इस्तफसारिया अंदाज में कहा, अगर आप लोग कमरे के दरवाजे पर ताला लगाकर जाते हो तो कोई बंदा इस खिड़की के रास्ते भी तो कमरे के अंदर दाखिल हो सकता है और ये खिड़की खुली हुई भी है, इस पर कुंडी नहीं लगी हुई। हैरत है, वो बेयकीनी से खिड़की को देखते हुए बोला, ऐसी खिड़कियां दोनों कमरों में मौजूद हैं लेकिन हम डेरे से रुखसत होते वक्त खिड़कियों को कुंडी लगाना कभी नहीं भूलते। ख़ास तौर पर ये खिड़की क्योंकि दूसरे कमरे की खिड़की उमूमन बंद ही रहती है। वहाँ ज़रूरी आलात और दूसरा कीमती सामान रखा हुआ है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस कमरे की खिड़की खुली कैसे रह गई। हो सकता है कि कल तुम लोग ये खिड़की बंद करना भूल गए हो। मैंने मज़कूरा खिड़की की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा और कातिल खुली हुई खिड़की के रास्ते अंदर आ गया हो। मैंने खिड़की के पट खोलकर बाहर झांका। दूर तक खेत नजर आए। मैंने गर्दन बाहर निकालकर खिड़की के ज़ेरी हिस्से का जायजा लिया। ज़मीन से खिड़की का फासला ज़्यादा नहीं था। कोई भी शख्स बआसानी खिड़की के रास्ते कमरे तक रसाई हासिल कर सकता था। खिड़की में किसी भी नौइयत की सलाखें या कोई जाली वगैरह लगी हुई नहीं थी। डेरे की अकवी दीवार और खेतों के बीच में 5-6 फीट चौड़ा एक नाला गुजरता था जिसके अंदर मटियाला पानी रवां तवां था। ये नाला खेतों की सैराबी के लिए इस्तेमाल होता था। इस नाले के किनारे और खिड़की वाली दीवार के दरमियान लगभग 1.5 फीट का फासला था। इस मकाम पर खड़े होकर खिड़की पर चढ़ना और फिर कमरे के अंदर कूदना कोई मुश्किल काम नहीं था, बशर्त ये कि मज़कूरा खिड़की को अंदर से कुंडी ना लगाई गई हो। मैंने खिड़की को बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। फिर मकतूल के बाप की तरफ देखते हुए कहा, फयाज अली, अब मैं तुम्हारे घर चलूँगा। घर? वो किस लिए जनाब? वो उलझन ज़दा नज़र से मेरी तरफ देखने लगा। वो इसलिए फयाज अली कि तुम तो इस वारदात के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हो सकता है तुम्हारे घर के अफराद में से कोई कातिल के बारे में कुछ जानता हो। तुम्हारे घर में कुल कितने अफराद हैं? मेरे अलावा मेरी घरवाली सुल्ताना है, आफताब की बीवी, मेरा मतलब है कि बेवा खालिदा, और मेरा छोटा बेटा जुल्फ़िकार उर्फ जुल्फ़ी। वो हिचकिचाहट आमेज़ अंदाज में बोला, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लोग भी इस बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। मुझे तुम्हारे इस ख्याल पर कोई एतराज़ नहीं फयाज अली, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं कानून के तकाज़े पूरे किए बगैर सुकून से नहीं बैठ सकता। क्या तुम इस बारे में कोई कबाहत महसूस कर रहे हो कि मैं तुम्हारे अफराद खाना से चंद सवालात करूं? हरगिज़ नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप ज़रूर मेरे साथ घर चलें। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि आफताब का कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए। फयाज अली के ताउन भरे अंदाज के बाद मैंने डेरे के दोनों कमरों की खिड़कियों को अच्छी तरह चेक करके अंदर से कुंडी लगाई। फिर जाए बकुआ वाले कमरे के दरवाजे पर सरकारी ताला लगाने के बाद फयाज के घर की जानिब रवाना हो गया। ज़रूरी आलात वाले कमरे पर जो ताला लगा हुआ था, मैंने इसे तब्दील करना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने इसके अंदर मौजूद खेती बाड़ी के आलात को अच्छी तरह चेक कर लिया था। खुसूसन आला कत्ल की तलाश के सिलसिले में मैंने बड़ी बारीक बीनी से वहाँ का जायज़ा लिया था और कोई भी मशकूक चीज़ मेरी निगाह से नहीं गुजरी थी। मैंने इस बात की भी तसल्ली कर ली थी कि दोनों कमरों के बीच आमद और रफ्त का भी कोई ज़रिया मौजूद नहीं था। मकतूल के घर के अंदर काफ़ी लोग जमा थे, जिनमें गालिब तादाद ख़वातीन की थी। वहाँ का माहौल इंतहाई बोझल और सोगवार था। मकतूल की बेवा खालिदा और माँ सुल्ताना औरतों में घिरी हुई थी। मुझे वहाँ पर मकतूल का छोटा भाई जुल्फ़िकार उर्फ जुल्फ़ी कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि इस फ़िज़ा में अहले खाना से कोई काम की बात उगलवा नहीं सकूँगा। फयाज अली, मैंने मकतूल के बाप को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारे घर पर आनन फानन जो क़यामत टूटी है, उसने सब कुछ बखेर कर रख दिया है।
तुम अफराद खाना को संभालो, मैं फिर किसी वक्त आकर पूछताछ कर लूँगा। जैसे आपकी मर्जी जनाब। वो आप दीदा हो गया। आपका अपना घर है, जब जी चाहे आप तशरीफ़ लाएं। मेरे घर का दरवाज़ा आपको हमेशा खुला मिलेगा। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा, तुम्हारा छोटा बेटा कहीं नज़र नहीं आ रहा? जुल्फ़ी को इस वाक़ये की इत्तला देने के लिए दौड़ाया हुआ है, उसने बताया। बेचारी की तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन ये काम भी तो करना है ना। मैं फयाज़ अली को तसल्ली दिलासा देकर इस घर से निकल आया। अभी तक मुझे आफताब के कत्ल के हवाले से कोई अहम बात मालूम नहीं हो सकी थी। मैं कांस्टेबल साजिद के साथ इस टांगे की जानिब कदम बढ़ाने लगा जिस पर सवार होकर हम थाने से यहाँ तक आए थे। मज़कूरा टांगा कोचवान के साथ थोड़े फासले पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही हम गली के नुक्कड़ पर पहुँचे, मेरे जहन में एक ख्याल उभरा। ये ख्याल एक दुकान को देखकर आया था। वो किरियाने की एक छोटी सी दुकान थी जिस पर एक अधेड़ उम्र शख्स बैठा दुकानदारी कर रहा था। किसी भी इलाके में किरियाने की दुकान की बड़ी अहमियत होती है। ऐसा दुकानदार इलाके के तमाम अफराद और इनके मामला से अच्छी तरह आगाह होता है। मैंने इस दुकानदार से आफताब के कत्ल के हवाले से कुछ मालूमात हासिल करने का फैसला किया और उसके पास चला गया। दुकानदार मुझे अपनी सिमत बढ़ते देखकर चौकन्ना हो गया था। फिर जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो वो उठकर खड़ा हो गया और खैर मकदमी अंदाज में बोला, आए जी थानेदार साहब, आए, बिस्मिल्लाह। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। उसने बताया, मेरा नाम रब नवाज है थानेदार साहब, लेकिन पिंड वाले मुझे नवाजा कहकर पुकारते हैं। मगर ठहरें। वो दुकान के अंदरूनी हिस्से की सिमत मुड़ा। इसकी जुबान अपने काम में मसरूफ़ रही। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं ठंडी बोतलों से आपकी तवाज़ो करता हूँ। मेरे देखते ही देखते नवाजा ने लकड़ी की एक पेटी का ढक्कन उठाया, फिर बर्फ़ में दबी हुई 2 ठंडी बोतलें निकालकर हमारी जानिब बढ़ा दी और बोला, लें जी, ठंडी बोतलें पिएं और अपनी प्यास बुझाएं। मैंने और कांस्टेबल साजिद ने उसके हाथ से बोतलें ले लीं। फिर मैंने इससे पूछा, चाचा तुम कितने अरसे से ये दुकान चला रहे हो? सारी उम्र नौशेरा बरकाही में गुजरी है सरकार, वो मुतदिल अंदाज में बोला। पहले मेरा बाप हक नवाज ये दुकान चलाता था और अब मैं चलाता हूँ। ये खबर तुम तक पहुँच ही गई होगी कि आज सुबह किसी ने फयाज़ अली के बेटे आफताब को इधर डेरे पर कत्ल कर दिया है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या बात करते हैं जनाब? वो आंखें फैलाते हुए बोला, इस वारदात की खबर तो पूरे नौशेरा बरकाम में गर्दिश कर रही है। ये इलाका है ही कितना बड़ा। रब नवाज उर्फ नवाजा बिल्कुल ठीक कह रहा था। जिस ज़माने का ये वाक़या है, तब नौशेरा बरकाम एक छोटा सा पिंड हुआ करता था। मैंने ठंडी बोतल के घूंट से हलक को तर करते हुए इससे पूछा, तुम्हारा इस वारदात के बारे में क्या ख्याल है? बहुत बुरा हुआ जनाब, वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। आफताब बड़ा गबरू जवान था, बुजुर्गों का बड़ा एहतराम करता था, वो बहुत खूबसूरत खिलाड़ी था। खिलाड़ी? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आफताब किस चीज़ का खिलाड़ी था? कबड्डी का, उसने बताया। नौशेरा बरका ने कबड्डी के बहुत से नामवर खिलाड़ी पैदा किए हैं। आफताब इन्हीं में से एक था। पता नहीं इस जवान को किस नामुराद की नज़र लग गई। अभी 1 माह पहले ही तो उसकी शादी हुई थी। बात के इख्तिताम पर नवाजा उदास हो गया। चाचा, मैंने आफताब की लाश का तफसीली मुआयना किया है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि किसी सपाक शख्स ने बड़ी बेदर्दी से इसे कत्ल किया है। क्या तुम इस वाक़ये पर कोई रोशनी डाल सकते हो? जी क्या? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मेरा मतलब है कि आफताब को किसने मौत के घाट उतारा होगा, मैंने वजाहत करते हुए कहा। तुम्हारे ख्याल में इसका कातिल कौन हो सकता है? ये तो सोना रब ही जानता है सरकार, वो मोहतात अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो मुझे कुछ बताना चाह रहा हो, मगर फिर किसी ख्याल के तहत रुक गया था। मैंने ज़रा ज़ाविया बदल कर सवाल किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आफताब की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह भी थी? नहीं जी, आफताब तो बड़ा बीबा बंदा था, नवाजा ने जवाब दिया। इसका मिजाज लड़ाई झगड़े वाला नहीं था। दुश्मन बनाना तो बहुत दूर की बात है चाचा, दुश्मन बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। और शहज़ोरी के खेलों में तो ये बड़ी आम सी बात है। आप ठीक कहते हैं सरकार, मगर मैंने बताया है ना,
आफताब बड़े धीमे मिजाज का जवान था। उसने बताया, अगर कभी बदमज़गी की सूरत हाल पैदा हो भी जाती तो वो हमेशा तहम्मुल मिजाजी से काम लेता था। चंद रोज़ पहले कबड्डी के एक मुकाबले में अच्छी खासी हंगामा आराई हो गई थी। अगर इस मौके पर आफताब समझदारी से काम ना लेता तो फिर खून खराबा लाजमी था। नवाजा की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में सवाल किया, हंगामा आराई किस बात पर हुई थी? मुझे इस वाक़ये के बारे में तफसील से बताओ। बस जी, पिंड के जवानों का आपस में कबड्डी का मुकाबला हो रहा था, वो बताने लगा। किसी बात पर दोनों टीमों में तल्ख़ कलामी हो गई। आफताब की मुखालिफ टीम में से किसी खिलाड़ी ने बेईमानी की थी। जब आफताब ने इस पर एहतजाज किया तो दोनों तरफ की फ़ज़ा गर्म हो गई। बेईमानी करने वाले खिलाड़ी का नाम फैज़ी था और फैज़ी का एक साथी जीदा उसकी हिमायत में बढ़ चढ़कर बोल रहा था। ये चोरी और सीना जोरी वाला मामला था थानेदार साहब। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, फैज़ी और जीदा खासे फड्डेबाज किस्म के जवान हैं। जीदा आफताब के सामने तनकर खड़ा हो गया था। वो फैज़ी से अपनी दोस्ती का हक निभाते हुए खूंखार लहजे में बोला, फैज़ी ने कोई बेईमानी नहीं की, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम्हारी शादी क्या हो गई कि तुमने खुद को नौशेरा वर्का का हीरो समझना शुरू कर दिया है। लेकिन कबड्डी के खेल में फैसला मैदान में होता है। बिल्कुल, कबड्डी का फैसला मैदान में होता है, आफताब ने मुतहम्मिल लहजे में कहा, मगर हर खेल के कुछ कायदे और कानून होते हैं जिनकी पासदारी हर खिलाड़ी को करना पड़ती है। दुनिया के किसी खेल में बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हारे दिमाग पर बेईमानी का भूत सवार हो गया है, जावेद उर्फ जीदा ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द हम तुम्हारा ये भूत उतार देंगे। तुम ज्यादती कर रहे हो जीदा, आफताब ने ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए कहा। जीदा बिपरे हुए लहजे में बोला, मैं हक सच की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये ज्यादती नज़र आ रही है तो जाकर अपनी आंखों का इलाज कराओ। जीदा ने जिस तहकीर आमेज़ अंदाज में बात की थी, अगर आफताब के बजाय इसके आगे कोई गर्म दिमाग वाला होता तो इधर ही खतरनाक जंग हो जाती। नौजा ने अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाते हुए कहा। मगर आफताब ने कमाल बर्दाश्त का मुजाहरा किया और चुपचाप घर आ गया। इसके बाद भी गांव में कबड्डी का खेल जारी रहा, मगर आफताब ने फिर कभी इस खेल में हिस्सा नहीं लिया। ये वाक़या कितने अरसे पहले का है? नवाजा के खामोश होने पर मैंने पूछा। नवाजा की बातों ने मुझे तशवीश में डाल दिया था। अगर सब कुछ वैसे ही पेश आया था जैसे नवाजा ने बयान किया था तो फिर इस केस में जीदा से भी तफ्तीश होना लाजमी थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि फैयाज़ अली ने इस वाक़ये का जिक्र क्यों नहीं किया था। ये वाक़या आफताब की शादी के चंद रोज़ बाद का है जनाब, नवाजा ने बताया, लेकिन फैयाज़ अली ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा, थानेदार साहब, फयाज़ का जवान बेटा कत्ल हुआ है। इसने कहा, ऐसे वाक़या तो बड़े बड़ों की मत मार देते हैं। नवाजा की बात में वज़न था। ऐन मुमकिन है अपनी परेशानी में फैयाज़ अली का इस वाक़ये की तरफ ध्यान ना गया हो, या अगर इसके जहन में ये बात थी भी तो उसने इसे अहम ना समझा हो। वो जिस नौइयत के हालात से गुजर रहा था, इसमें इससे 100% होशमंदी की तवक्को नहीं रखी जा सकती थी। मैं चंद मिनट मज़ीद नवाजा से बात करता रहा, फिर वापस थाने आ गया। नवाजा ने जीदे के हवाले से काफ़ी फ़िक्र अंगेज़ मालूमात फराहम की थी। थाने पहुंचकर मैंने एक आदमी को जावेद उर्फ जीदा की जानिब रवाना कर दिया। मैं चाहता तो गाँव के और अपनी मौजूदगी के दौरान ही में जीदे को तलाश करवा कर इससे पूछताछ कर लेता, लेकिन मैंने ये मुनासिब नहीं समझा था। इस वक्त पूरे गांव पर मातमी फ़िज़ा ने पंजे गाड़ रखे थे और गर्मी थी कि वो इंसान के सब्र और बर्दाश्त को चैलेंज कर रही थी। नवाजा ने जो बातें मुझे बताई थी, इनकी रोशनी में मैं जीदा से तन्हाई में बात करना चाहता था और इस मकसद के लिए थाने का माहौल ज़्यादा मौजूद था। थोड़ी ही देर के बाद मेरा भेजा हुआ आदमी वापस आ गया। मैंने इसे अकेला देखा तो पूछा, वो कहाँ है? जीदा गांव में मौजूद नहीं है मलिक साहब, उसने बताया। कांस्टेबल के जवाब ने मुझे चौंका दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया। अगर वो गांव में नहीं तो फिर कहाँ गया है? एक लम्हे के लिए मेरे जहन में यह भी आया कि हो सकता है आफताब के कत्ल में जीदे का कोई हाथ हो और वो इसी वजह से कहीं गायब हो गया है, लेकिन कांस्टेबल के जवाब ने मेरे इस ख्याल की तरदीद कर दी। जनाब, वो किसी काम से गल्ला मंडी गया हुआ है, कांस्टेबल ने बताया।
اس کے گھر سے پتہ چلا ہے کہ جیدہ شام سے پہلے واپس آ جائے گا۔ میں نے اس کے گھر والوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ جیسے ہی واپس آئے اسے تھانے بھیج دیں۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ میں نے ستائشی نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ لیکن ہم جیدے کے گھر والوں پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ کسی بندے کو سادہ لباس میں گاؤں کی طرف روانہ کرنا ہوگا تاکہ وہ گاؤں کے داخلی راستے پہ نظر رکھے اور جیسے ہی اسے جیدہ دکھائی دے وہ اسے پکڑ کر تھانے لے آئے۔ جی ملک صاحب، کانسٹیبل نے فرمانبرداری سے کہا، میں ابھی اس کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ سہ پہر میں ASI مشکور حسین اسپتال سے واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ آئندہ روز کسی وقت آفتاب کی لاش واپس کر دی جائے گی۔ مشکور حسین اس تھانے میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا اور نوشہرہ ورکا کے تقریباً تمام لوگوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے تازہ ترین حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اس سے پوچھا، تم نوشہرہ ورکا میں بسنے والے افراد سے بخوبی واقف ہو، کیا تمہیں اس گاؤں کے حالات کی بھی کچھ خبر ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جی ملک صاحب، مجھے گاؤں کے حالات سے کافی حد تک آگاہی حاصل ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ آپ کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو اس نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، اگر تم غلطی پر نہیں تو پھر کیا؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آفتاب کے قتل کے حوالے سے آپ کے ہاتھ کچھ لگ گیا ہے۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں کچھ ہاتھ لگا تو ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، مگر اس کی اہمیت پر روشنی تم ڈالو گے۔ آپ حکم کریں ملک صاحب۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جاوید عرف جیدے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کبڈی کا اچھا کھلاڑی ہے، اس نے بتایا۔ کبڈی کا کھلاڑی تو آفتاب بھی تھا، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بات مجھے معلوم ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ چند روز پہلے جیدہ اور آفتاب کے بیچ کبڈی کے میدان میں اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ جی میں نے بھی اس ناخوشگوار واقعے کے بارے میں سنا تھا۔ تو کیا تم ایسا نہیں سوچتے کہ آفتاب کے قتل میں اس واقعے کا کوئی ہاتھ ہو؟ میں نے کہا، ہم ان دونوں کے جھگڑے کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم اس کیس میں معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسا نہیں لگتا؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا ہے، اس جھگڑے میں اگر غلطی آفتاب کی ہوتی اور آفتاب نے جیدے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی تو ہم سوچ سکتے تھے کہ جیدے نے انتقاماً آفتاب کی جان لے لی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن میری معلومات کے مطابق معاملہ اس کے برعکس تھا۔ تمہاری بات میں وزن ہے، میں نے کہا۔ میں نے جیدے کی طرف بندہ دوڑایا تھا، مگر مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ گاؤں میں موجود نہیں۔ وہ کسی کام سے غلہ منڈی گیا ہوا ہے اور شام سے پہلے لوٹ آئے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جیدہ بڑا گرم دماغ کا ہے۔ جی واقعی، وہ خاصا غصہ ور ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور آفتاب کے حوالے سے تو اس کا غصہ اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ کیا آفتاب نے اس سے کوئی قرض لے رکھا ہے؟ قرض لے نہیں رکھا، بلکہ قرض چڑھا رکھا ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ مشکور نے بتایا، میری معلومات کے مطابق جیدے کی بہن فریدہ کی آفتاب کے ساتھ شادی ہونے والی تھی۔ ان کی منگنی تقریباً 1 سال تک رہی، پھر آفتاب کے گھر والوں نے منگنی توڑ دی۔ اس کے کچھ عرصے بعد آفتاب کی شادی اس کے تایا کی بیٹی خالدہ سے ہو گئی تھی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بہن کی منگنی ٹوٹ جانے کے سبب وہ آفتاب کو ناپسند کرتا تھا، لیکن آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا وہ خالصتاً کبڈی کے کھیل کا جھگڑا تھا۔ میرے لیے کبڈی کے کھیل والے جھگڑے سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جیدے کے دل میں مقتول کے لیے ناپسندیدگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اب تو اس کا انٹرویو اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ پھر میرے اور ASI کے بیچ مختلف زاویوں سے آفتاب مرڈر کیس پر بات چیت کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ اگلے روز میں نے ASI مشکور کو ضروری ہدایات دیں اور خود فیاض علی سے ملنے نوشہرہ ورکا روانہ ہو گیا۔ میری غیر موجودگی میں تھانے کی کمان مشکور کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ وہ امور تھانہ داری سے بخوبی آگاہ تھا۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز جیدہ تھانے نہیں آیا تھا۔ فیاض علی کی طرف جاتے ہوئے میں جیدے ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مشکور نے مجھے جیدے کی بہن کی منگنی ٹوٹنے کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا، اس کی روشنی میں جیدے کی ذات شک کی دبیس چادر میں لپٹی نظر آتی تھی۔
और फिर कबड्डी के मैदान में होने वाला झगड़ा भी अहमियत का हामिल था। फयाज अली के घर में सोगवारी की फिजा ज्यों की त्यों थी, ताहम लोगों का इस वक्त रश नहीं था। मैंने सबसे पहले मकतूल की बेवा से इजहार ताज़ियत किया। इंसान की ज़िंदगी का ज़ियां इतना बड़ा नुकसान होता है कि इसकी तलाफ़ी के लिए अल्फाज बहुत हकीर और छोटे पड़ जाते हैं। बहरहाल मुतासरा शख्स की अश्कशुई के लिए किसी न किसी तरह रस्म दुनिया निभाना ही पड़ती है। खालिदा एक खूबसूरत और दिलकश नकूश की मालिक लड़की थी। इस वाक़ये ने उसके हुस्न और रानाई को निचोड़ कर रख दिया था। वो एक बुत की मानिंद गुमसुम बैठी थी। मैंने इसे यकीन दिलाया कि बहुत जल्द मैं इसके शौहर के कातिल को गिरफ्तार कर लूँगा। इसके बाद मैं फयाज अली और इसकी बीवी सुल्ताना को लेकर एक तरफ बैठ गया। थानेदार साहब, आफताब की लाश कब तक हमें मिल जाएगी? सुल्ताना ने पूछा। आज शाम तक अस्पताल से आपके बेटे की लाश आ जाएगी, मैंने सुल्ताना को बताया। फिर फयाज अली से पूछा, तुमने तो कहा था कि आफताब की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी, लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना है। क्या सुना है आपने? वो हैरत से मुझे देखने लगा। मुझे पता चला है कि शादी के फौरन बाद कबड्डी के मैदान में आफताब का जीदे नामी एक खिलाड़ी से झगड़ा हो गया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जनाब आपको पता है खेल कूद में लड़ाई झगड़े का इम्कान तो रहता ही है। उसने सादगी से कहा, मेरा ख्याल है कि बात उधर मैदान ही में ख़त्म हो गई थी। मुझे नहीं लगता इस मामूली से वाक़ये की वजह से जीदा कोई संगीन कदम उठाएगा। आप बहुत सीधे हो, इसलिए आपको दूसरे लोग भी मासूम और बेज़रन नज़र आते हैं, सुल्ताना ने फयाज अली को घूरते हुए कहा। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, थानेदार साहब आप दुरुस्त सिमत में सोच रहे हैं। हमारे दुश्मनों में एका हो गया है। जीदे ने इस दिन आफताब से जो झगड़ा किया उसके पीछे फैज़ी का दिमाग था। फैज़ी का नाम मैंने नवाजा की ज़बानी भी सुना था। इस झगड़े का असल किरदार फैज़ी ही था। फैज़ी ने कबड्डी के खेल में बेईमानी की थी और जीदा अपने दोस्त फैज़ी की हिमायत में आफताब के सामने आन खड़ा हुआ था। फयाज अली की बनिस्बत इसकी बीवी मुझे ज़्यादा होशियार और समझदार लगी, तो मैंने इसी से पूछताछ शुरू कर दी। हाँ, मैंने फैज़ी का जिक्र भी सुना है। जैदी से इसकी बड़ी गहरी दोस्ती है। एक बात पूछूं? इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब देना। जी पूछें, सुल्ताना गहरी संजीदगी से बोली। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। मुझे पता चला है कि खालिदा से शादी से पहले आफताब की जीदे की बहन फरीदा से मंगनी हुई थी। मैंने सुल्ताना के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, यह मंगनी साल भर रही, फिर आप लोगों की तरफ से मंगनी तोड़ दी गई। इस वाक़ये की बिना पर भी जीदा आफताब से नफरत कर सकता है। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोली। वाकई ये मंगनी हमने ही ख़त्म की थी। मंगनी तोड़ने की कोई ख़ास वजह? मैंने पूछा। मैंने आपसे सच बोलने का वादा किया है थानेदार साहब, इसलिए आपको सब कुछ खोलकर बताऊंगी, सुल्ताना ने मजबूत लहजे में कहा। ये ठीक है कि आफताब की 1 साल तक फरीदा के साथ मंगनी रही, लेकिन इस दौरान में हमें फरीदा के किरदार के हवाले से चंद ऐसी शर्मनाक बातें पता चली कि कोई भी इज्जतदार इंसान फरीदा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला नहीं कर सकता, लिहाजा हमने मंगनी तोड़ दी। छोड़ सुल्ताना, हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, फयाज अली ने सर्जश करने वाले अंदाज में कहा। फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, थानेदार साहब मंगनी तोड़ने के 6 माह बाद हमने आफताब की शादी खालिदा से की थी, मगर जीदा के दिल में आफताब से अगर इंतकाम लेने का ख्याल होता तो वो इन 6 माह में कोई ना कोई ओछी हरकत ज़रूर करता। आप ये बात नहीं समझ सकते कि शातिर दुश्मन वक्त और मौके का इंतज़ार करते हैं, सुल्ताना ने अपने शौहर से कहा। और अब तो इस बदबख्त जीदे के साथ एक और खबीस भी जुड़ गया है। कौन खबीस? मैंने बेख्तियार सवाल किया। मैं फैज़ी की बात कर रही हूँ थानेदार साहब, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। मुझे तो फैज़ी पर पक्का शक है। जीदे की बहन की तो सिर्फ मंगनी ही टूटी थी, आफताब की शादी ने तो फैज़ी की गर्दन झुका दी है। मुझे नवाजा की बताई हुई बातें याद आने लगीं। उसने कबड्डी वाले झगड़े की तफसील बताते हुए जीदा और आफताब के मकालमे भी शामिल किए थे। जब आफताब ने फैज़ी की बेईमानी पर आवाज़ उठाई थी तो जीदे ने उसकी शादी का हवाला देकर कहा था, तुम्हारी शादी क्या हुई कि तुमने खुद को नौशेरा वर्का का हीरो समझना शुरू कर दिया है, वगैरह वगैरह। और अब सुल्ताना भी कुछ इसी नौयत की बात कर रही थी। आफताब की शादी से फैज़ी की गर्दन कैसे झुक गई थी? मैंने सुल्ताना से सवाल किया। कबड्डी के मैदान में तो मेरा बेटा फैज़ी को हमेशा लताड़ता ही था, वो खोए खोए अंदाज में बोली।
लेकिन खालदा से जब आफ्ताब की शादी हुई तो ये फैज़ी के लिए डूब मरने का मकाम था। आफ्ताब ने कबड्डी के मैदान से बाहर इसे शिकस्त फाश दी थी। थानेदार साहब, मैं इस शिकस्त फाश की तफसीलात जानना चाहता हूँ। मैं सीधा होकर बैठ गया। मुझे एक एक बात बताओ। मैं आपको बताता हूँ जी, फयाज अली गहरी संजीदगी से बोला। खालदा मेरे बड़े भाई की बेटी है। भाई फिदा हुसैन गुजरानवाला शहर में रहता है। वहाँ उसका पीतल के बर्तनों का कारखाना है। किसी ज़माने में भाई फिदा भी इधर नौशहरा वर्का ही में रहता था। फिर इसने सारी अराजी फरोख्त कर दी और बीवी बच्चों को लेकर गुजरानवाला मुंतकिल हो गया। अब वो एक तवील अरसे से उधर गुजरानवाला शहर में है। शहर जाकर इसने खूब तरक्की की और ज़मींदार से कारखानेदार बन गया। इसकी सिर्फ 2 औलादें हैं, एक खालदा और खालदा से 3 साल छोटा एक भाई जिसका नाम सईद है। ये आप थानेदार साहब को फजूल कहानी सुना रहे हो, सुल्ताना ने अपने शौहर को टोकते हुए कहा। वो फैज़ी और आफ्ताब वाले मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर तुम खुद ही थानेदार साहब को सब कुछ बता दो, फयाज अली खफगी आमेज लहजे में बोला। फिर मेरी तरफ देखते हुए इसने इजाफा किया, थानेदार साहब मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, आप सुल्ताना से सवाल जवाब करें। अपनी बात के इख्तिताम पर वो उठकर कमरे से चला गया। सुल्ताना ने कहा, लो जी, मैंने कोई गलत बात की थी क्या? ये तो खामखा ही नाराज़ हो रहे हैं। जवान बेटे की मौत कोई मामूली सदमा नहीं सुल्ताना, मैंने आप ठहरे हुए लहजे में कहा। फयाज अली की जहनी हालत को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। आफ्ताब सिर्फ फयाज ही का तो बेटा नहीं था थानेदार साहब, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। वो मेरा भी लख्ते जिगर था। इसकी जुदाई ने मुझे अंदर से मार दिया है। वो नम होती हुई आंखों को दुपट्टे के पल्लू से खुश्क करती हुई बोली। लेकिन क्या करें, मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता ना। अगर हम हिम्मत हार कर बैठ गए तो फिर कातिल की गिरफ्तारी के सिलसिले में आपकी मदद कौन करेगा? तुम बड़ी बहादुर और हौसले वाली औरत हो सुल्ताना, मैंने साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मुझे बताओ असल कहानी क्या है? आफ्ताब के कत्ल के हवाले से तुम्हें किस पर शक है? अब तक की गुफ्तगू से मैंने बखूबी ये अंदाज़ा लगा लिया था कि फयाज अली की बनिस्बत सुल्ताना से कोई काम की बात उगलवाई जा सकती थी। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, थानेदार साहब, मैंने अपने बेटे का खून होते नहीं देखा, इसलिए कसम उठाकर तो मैं कातिल की निशानदही नहीं कर सकती, लेकिन मेरा शक सिर्फ और सिर्फ फैज़ी पर जाता है। इस शक का सबब क्या है? मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। मैं इन ठोस वजूहात से आगाही हासिल करना चाहता हूँ जिनकी बिना पर तुम फैज़ी को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार समझती हो। थानेदार साहब, वो गहरी नज़र से मुझे देखते हुए बोली, इस मामले को समझने के लिए आपको 3 घरों की आपस की रिश्तेदारियों से आगाह होना पड़ेगा, यानी हमारा घराना, खालदा का घराना और फैज़ी का घराना। अभी तुम्हारे सामने फयाज अली ने बताया तो है कि खालदा इसके बड़े भाई फिदा की बेटी है। मैंने कहा, इस तरह 2 घरानों का रिश्ता तो वाज़ेह हो गया। हाँ, 2 घरानों की रिश्तेदारी आपके इल्म में आ चुकी है, वो बड़े रसान से बोली, लेकिन तीसरा घराना अभी बाकी है और इसकी रिश्तेदारी बड़ी टेढ़ी है। मेरा इशारा फैज़ी के घराने की तरफ है। ठीक है, तो मुझे फैज़ी के घराने के बारे में बताओ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। इसकी टेढ़े निकालने का बंदोबस्त मैं करता हूँ। फैज़ के घराने की हमसे कोई रिश्तेदारी नहीं, मतलब बरह रास्त हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, उसने बताया। लेकिन इनकी फिदा हुसैन के घराने से बड़ी गहरी रिश्तेदारी थी। रिश्तेदारी थी से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि आजकल शदीद नौयत की नाराज़गी चल रही है, उसने बताया। रिश्तेदारी तो अपनी जगह पर मौजूद है, मगर दिलों की रंजिशें इस कदर बढ़ गई हैं कि दोनों घरानों के अफराद एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं हैं। इस नफरत आमेज बाइकाट की क्या वजह है? मैंने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। फैज़ी और आफ्ताब का रिश्ता, वो मायनाखेज लहजे में बोली। मैं समझा नहीं। मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। खालदा की माँ शाहिदा फैज़ी की खाला है, यानी फैज़ी की माँ जाहिदा की छोटी बहन, वो वजाहत करते हुए बोली। जाहिदा की ख्वाहिश थी कि वो फैज़ी की शादी अपनी छोटी बहन की बेटी खालदा से करे, लेकिन दूसरी जानिब से साफ इनकार हो गया। ओह, अब बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। जाहिर है ये इनकार खालदा के बाप ने किया होगा, क्योंकि वो खालदा की शादी अपने छोटे भाई के बेटे आफ्ताब से करना चाहता था। नहीं जनाब, आप बिल्कुल भी नहीं समझे, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैंने बताया है ना, इन दोनों ख़ानदानों की रिश्तेदारी बहुत टेढ़ी है। तो फिर तुम ही बताओ,
मैंने टटोलने वाली नज़र से इसे देखा। इस रिश्ते से किसने इनकार किया था? शाहिदा ने, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोली। यानी छोटी बहन ने बड़ी बहन को इनकार कर दिया? जी बिल्कुल चिट्टा इनकार, वो ठोस लहजे में बोली। वरना फिदा हुसैन को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि शाहिदा किसी बात पर जाहिदा से नाराज़ होगी, वरना इनकार की कोई वजह बज़ाहिर दिखाई नहीं देती। आपकी इस बात से पूरा नौशेरा बरका इत्तेफाक करेगा कि बज़ाहिर रिश्ते से इनकार की कोई वजह नज़र नहीं आती, क्योंकि इस इनकार से पहले दोनों बहनों में बड़े गहरे ताल्लुकात थे और इनका एक दूसरे के घर में आना जाना भी था, वो वजाहत करते हुए बोली। लेकिन फैज़ी के रिश्ते से इनकार के बाद से जाहिदा का दिल ऐसा खट्टा हुआ है कि वो शाहिदा का नाम लेना भी पसंद नहीं करती। और जाहिदा के घर वाले शौकत अली को तो ऐसा सदमा पहुंचा कि बेचारे को फालिज हो गया है। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा। आप लोगों ने बताया कि खालदा का मेका गुजरानवाला शहर में है। क्या फैज़ी इधर ही रहता है या ये लोग भी गुजरानवाला ही के वसनीक हैं? सिर्फ फिदा हुसैन अपने बीवी बच्चों को लेकर गुजरानवाला चला गया था, और वो भी कई साल पहले, जब खालदा और जीदा बहुत छोटे थे, सुल्ताना ने बताया। बाकी सब लोग इधर नौशेरा वर्का ही में हैं। जाहिदा का घराना भी इसी गांव में आबाद है। तो तुम्हारा ये ख्याल है कि फैज़ी को इस बात का बहुत गुस्सा था कि जिस लड़की की शादी इससे ना हो सकी वो आफ्ताब की बीवी बनकर नौशेरा वर्का आ गई? मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा। लिहाजा तुम्हें शक है कि आफ्ताब के कत्ल में फैज़ी का हाथ हो सकता है? अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं थानेदार साहब, वो मुस्तहकम लहजे में बोली। आप पूरे पिंड में घूम फिर कर फैज़ी के बारे में मालूमात इकट्ठा कर लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना कमीना और कीना परवर है। इस बात का मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका है, मैंने कहा। बाकी मानदा मैं इसके घर जाकर मालूम कर लूँगा। मेरा इन लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप ज़रूर मिलें इनसे भी और दूसरे लोगों से भी, वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली। मेरे कलेजे में तो इस वक्त ठंड पड़ेगी जब आफ्ताब का कातिल फांसी के फंदे में लटका हुआ नजर आएगा। ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे कलेजे की ठंडक का बंदोबस्त कर दूंगा, मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा। इस सिलसिले में तुम्हें मायूसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे थानेदार साहब, वो ख्वाबनाक लहजे में बोली। मैं मज़ीद चंद मिनट सुल्ताना के पास बैठा, फिर जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया और सरसरी अंदाज में पूछा, तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है? अभी तक इससे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। जुल्फ़ी आपके आने से पहले ही इधर घर ही में था, वो चारों जानिब निगाह दौड़ाते हुए बोली। ठहरे, मैं बाहर गली में देखती हूँ। भाई की मौत ने उसे भी बहुत मुतासिर किया है, वो अपनी बीमारी को भूलकर मारा मारा फिर रहा है। तुम आराम करो सुल्ताना, मैंने जल्दी से कहा। जुल्फ़ी से मिलना ज़रूरी नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही रवा रवी में पूछ लिया था। मुझे अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा खासा मवाद मिल गया था। सुल्ताना से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में बआसानी में कातिल तक रसाई के रास्ते का तयन कर सकता था। मैंने 2 अफराद के नामों पर दायरा लगाया और फैयाज़ अली के घर से बाहर निकल आया। ये 2 नाम थे, जावेद उर्फ जीदा और फैज़ उर्फ फैज़ी। ये दोनों मकतूल को सख्त नापसंद करते थे और इन दोनों के पास मकतूल को नुकसान पहुंचाने का बहाना भी मौजूद था। और सबसे बड़ी बात ये कि जीदा और फैज़ी के बीच गहरी दोस्ती भी थी। जब मैं बाहर गली में आया तो मुझे फैयाज़ अली नज़र आ गया। उसके साथ एक अधेड़ उम्र शख्स और एक नौमल लड़का भी मौजूद था। अधेड़ उम्र शख्स के चेहरे में फैयाज़ अली की शबाहत पाई जाती थी। मुझे देखते ही फैयाज़ अली तारुफ कराने वाले अंदाज में बोला, ये फिदा भाई हैं, आफ्ताब की मौत का सुनकर गुजरानवाला से आए हैं। फिर वो नौजवान लड़के की जानिब इशारा करते हुए बोला, ये सईद है, खालदा का छोटा भाई। मैं फिदा हुसैन और उसकी फैमिली से गायबाना तौर पर मुतारिफ हो चुका था। मैंने फिदा हुसैन से मुसाफा किया और आफ्ताब को पेश आने वाले वाक़े पर इजहार अफसोस भी किया। फिदा एक दबंग शख्स था। रस्मी अलग सलग के बाद उसने मुझसे कहा, थानेदार साहब, आफ्ताब मुझे बहुत अजीज़ था। मैंने खालदा को उसके निकाह में देकर उसे अपना बेटा बना लिया था। इसकी मौत मेरे लिए एक अजीम जज्बाती नुकसान है और इस नुकसान की तलाफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ आप कर सकते हैं। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने मेरी आंखों में देखा, फिर गंभीर लहजे में पूछने लगा, आप मेरी बात को समझ गए हैं ना? मैं आपकी बात की तह में उतर गया हूँ जनाब।
میں نے پراعتماد انداز میں کہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، آپ بہت جلد آفتاب کے قاتل کو قانون کے کٹہرے میں دیکھیں گے۔ بس میں یہی چاہتا ہوں۔ وہ مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس سلسلے میں اگر کسی بھی نوعیت کے تعاون کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو زحمت دینے کے بارے میں کسی سوچ بچار سے کام نہیں لوں گا، میں نے کہا۔ شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا۔ پھر پوچھا، آفتاب کی لاش کب تک ہمارے حوالے کر دی جائے گی؟ آپ لوگ تدفین کی تیاری کر لیں، میں نے مغموم لہجے میں کہا۔ شام سے پہلے کسی وقت بھی آفتاب کی لاش اسپتال سے تھانے پہنچ جائے گی۔ کاغذی کارروائی پوری کرنے کے بعد میں اسے آپ کے سپرد کر دوں گا۔ فدا حسین نے میرا شکریہ ادا کیا، پھر اپنے بھائی فیاض کے ساتھ گھر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں ٹانگے کی سمت قدم اٹھانے لگا۔ میں جس ٹانگے پر سوار ہو کر نوشہرہ ورکا آیا تھا وہ نواجہ کریانہ فروش کی دکان کے قریب ہی کھڑا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو نواجہ نے مجھے سلام کیا اور انکشاف انگیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آخر آپ نے نوشہرہ ورکا میں گرفتاری ڈال ہی دی۔ فوری طور پر میں اس کی بات کو سمجھ نہیں پایا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، چاچا تم کس گرفتاری کی بات کر رہے ہو؟ وہ جی، ابھی آپ کے تھانے کا ایک بندہ جیدے کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اوہ اچھا اچھا، میں نواجہ کی بات کو سمجھ گیا اور کہا کہ یہ سب تفتیش کا حصہ ہے چاچا، اگر ضرورت پڑی تو تمہاری گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ آخری جملہ میں نے ایسے ہی ٹانک دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ سہم گیا اور خوفزدہ لہجے میں بولا، جناب میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ جیدے نے بھی میرے بندے سے یہ سوال ضرور پوچھا ہوگا، میں نے نواجہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ لیکن ہم یوں چلتے پھرتے گلی کوچوں میں لوگوں کو ان کے جرائم کی تفصیلات پڑھ کر نہیں سنایا کرتے، ایسے کاموں کے لیے تھانہ ہے نا۔ معافی چاہتا ہوں سرکار، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے لیے مجھے گرفتار ہو کر تھانے میں پیش ہونا پڑے۔ بس تو پھر تمہیں فکر مند ہونے کی بھی ضرورت نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا اور ٹانگے پر سوار ہو گیا۔ نواجہ نے جیدے کی گرفتاری کی بات کر کے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں تو کل شام ہی کو جیدے کی تھانے میں آمد کی توقع کر رہا تھا، لیکن کل کی تاریخ میں میری یہ توقع پوری نہیں ہو پائی تھی۔ خیر، دیر آید درست آید۔ جاوید عرف جیدہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے غصے میں اس کے عقب میں ایک پھرتیلا کانسٹیبل بھی موجود تھا تاکہ میرے سوالات کے دوران میں اگر جیدہ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو وہ اسے اپنے مخصوص ہتھ کنڈوں سے سیدھی راہ دکھا سکے۔ جیدے کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک قدآور اور صحت مند نوجوان تھا۔ رنگت گندمی اور سر کے بال گھنگریالے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک خاص نوعیت کی کرختگی پائی جاتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اگر اس سے بات کی جائے گی تو وہ فوراً لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس کی شخصیت سے ایک جھگڑالو انسان کا تاثر ابھرتا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے پکڑ کر یہاں کیوں لایا گیا ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ ہم تمہارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تھانہ سجا کر نہیں بیٹھے ہیں، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں یہاں ضروری پوچھ گچھ کے لیے لایا گیا ہے۔ سوال ہم کریں گے اور جواب تم دو گے۔ اس سوال و جواب میں تمہارا قصور کھل کر سامنے آ جائے گا۔ بات آئی سمجھ میں یا دوسرے طریقے سے سمجھاؤں؟ جیدے کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک پائی جاتی تھی۔ میرے جارحانہ انداز نے اسے محسوس کرا دیا کہ اکھڑ پن سے کام نہیں چلے گا، لہٰذا اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، آخر آپ اسے کس قسم کی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں؟ ادھر جیدے کی بات ختم ہوئی، ادھر اس کے پیچھے کھڑے ہوئے قوی الجثہ کانسٹیبل نے نہایت ہی پھرتی کے ساتھ جیدے کی گردن پر ایک 2 ہتھوڑا لصیق کیا اور خونخوار لہجے میں بولا، ملک صاحب کے سامنے سوال نہیں، صرف جواب۔ یہ تو آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ نیم احتجاجی انداز میں چلایا۔ کانسٹیبل نے ایک مرتبہ پھر مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیدے کی کمر پر سرکاری بوٹ کی ٹھوکر جمائی اور غراہٹ آمیز لہجے میں کہا، ملک صاحب کے سامنے آواز نیچی۔ کانسٹیبل کے اس غیر مقدمی سلوک نے جیدے کے کسبل کافی حد تک نکال دیے۔ میں نے تھانے دارانہ انداز میں کہا، ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جیدے، لیکن اگر تم نے میرے سوالات کے سیدھے اور سچے جوابات نہ دیے
तो फिर तुम्हें ज्यादती के मफहूम से आशना करने के लिए मुझे मजबूरन तुम्हें 2-4 घंटों के लिए ड्राइंग रूम की सैर कराना पड़ेगी। हमारे ड्राइंग रूम की ज़ियाफ़त बड़े बड़ों को खाया पिया सब उगलने पर आमादा कर देती है। वो खौफज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आप पूछे जी, मैं आपसे कोई गलत बयानी नहीं करूँगा। तुमने आफताब को क्यों कत्ल किया? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। मैंने? वो अपने सीने पर हाथ मारते हुए उलझनज़दा अंदाज में बोला, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया थानेदार साहब। मैंने तुमसे किसी को कत्ल करने के बारे में नहीं पूछा। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं आफताब की बात कर रहा हूँ। जनाब, मैं आफताब के कत्ल के बारे में कुछ नहीं जानता। वो मिन्नतरेज़ अंदाज में बोला, मुझे तो खुद कल रात को इस वाक़ये का पता चला है। मैं तो कल का पूरा दिन इधर नौशेरा वर्का में था ही नहीं, और फिर मैं आफताब को क्यों कत्ल करूँगा? मेरी इससे क्या दुश्मनी? मलिक साहब, इस बदबख्त को थोड़ी देर के लिए मेरे हवाले कर दें। मेरे कांस्टेबल ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मेरी बात इसकी समझ में बैठ नहीं रही। ये आपसे सवाल पर सवाल किए जा रहा है। अब अगर ये कोई सवाल करे तो फिर इसे तुम अपने साथ ट्रायल रूम में ले जाना। तुम्हें इसकी खातिर मदारात करने की खुली इजाज़त होगी। मैंने कांस्टेबल को फ्री हैंड देने को कहा, फिर जीदे की जानिब मुतवज्जह होते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। ये तो कल ही मुझे पता चल गया था कि तुम नौशेरा वर्का में मौजूद नहीं हो, और मुझे ये भी बताया गया था कि तुम शाम से पहले वापस आ जाओगे, मगर तुम नहीं आए। आखिर तुम इस दौरान में थे कहाँ और क्या करते फिर रहे थे? जनाब, मुझे प्रोग्राम के मुताबिक शाम से पहले वापस आना था, बस फिर देर हो गई और मैं रात को काफ़ी देर से घर पहुँचा हूँ, और सुबह होते ही आपका बंदा पकड़कर मुझे थाने ले आया है। वो फरियादी लहजे में बोला, मेरे बंदे ने जो कुछ किया इसमें मेरी मर्जी शामिल थी। मैंने सपाट अंदाज में कहा, मुझे बताओ कि तुम गए कहाँ थे? अगरचे जीदे के घर वालों से ये मालूमात मुझ तक पहुँच चुकी थी कि वो किसी काम से गल्ला मंडी गया हुआ था, लेकिन मैं तफ्तीशी तकाजे पूरे करते हुए ये सब उसकी ज़ुबान से सुनना चाहता था। जीदे ने मेरे सवाल के जवाब में बताया कि मैं गल्ला मंडी गया हुआ था। कौन सी गल्ला मंडी, नई या पुरानी? मैंने पूछा। पुरानी गल्ला मंडी जनाब। वहाँ किस काम के लिए गए थे तुम? मैंने सवाल किया। सब्जियों के बीज लाना थे, उसने बताया। इसके अलावा गंदम वगैरह की मार्केट भी चेक करना थी। आजकल गंदम का सीज़न चल रहा है, काश्तकार को हर चीज़ की खबर रखना पड़ती है जनाब। तुम कल सुबह कितने बजे घर से रवाना हुए थे? मैंने सवालात के सिलसिले को दराज करते हुए पूछा। लगभग 7 बजे मैं घर से निकला था, उसने बताया। मेरे अंदाजे के मुताबिक आफताब की मौत सुबह 5 बजे और 6 बजे के दरमियान हुई थी, और इसकी खून-चका लाश को 8 बजे फयाज अली ने डेरे के एक कमरे में दरियाफ्त किया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब जीदा अपने घर से रवाना हुआ तो इससे पहले आफताब का कत्ल हो चुका था, और जब आफताब की मौत की खबर मंजर आम पर आई तो तब तक जीदा गांव से जा चुका था। इस तनाजुर में जीदा किसी भी सूरत आफताब के कत्ल में मुलव्विस नज़र नहीं आता था, लेकिन ये तो जीदे का बयान था कि गुज़िश्ता रोज़ वो सुबह 7 बजे घर से निकला था, और मैं आंखें बंद करके इसके बयान पर यकीन नहीं कर सकता था। लिहाजा हकीकत का सुराग लगाने के लिए जीदे की ज़बानी कलामी और ज़रूरत पड़ने पर हाथ पाँव के मौसर इस्तेमाल से रगड़ाई मजाई करने में मुझे कोई आर नहीं थी। जब तुम घर से रवाना हुए तो तुम्हें पता नहीं था कि आफताब को किसने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है? मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, तुम्हें गुज़िश्ता रात इस वाक़ये की खबर हुई थी, ऐसा ही है ना? जी। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, बिल्कुल ऐसा ही है। तुमने पुरानी गल्ला मंडी की किस दुकान से सब्जियों के बीज वगैरह ख़रीदे थे? मैंने मुतदिल अंदाज में इस्तफसार किया। चौधरी नवाज़िश अली एंड सन्स से मैंने जवाब दिया। उसने जवाब दिया, चौधरी नवाज़िश अली एंड सन्स तो काफ़ी मशहूर दुकान है। मैंने कहा, गल्ला मंडी में इनका एक नाम है और वो अपनी दुकान से ख़रीदी हुई हर चीज़ की रसीद ज़रूर देते हैं। क्या तुमने इनसे सब्जियों के जो बीज खरीदे थे इसकी रसीद ली थी? जी बिल्कुल ली थी, वो बड़े एतमाद से बोला, और वो रसीद इस वक्त भी मेरी डब में मौजूद है। लाओ वो रसीद मुझे दिखाओ, मैंने कहा। जीदे ने पापलेन का कुर्ता और तेमन पहन रखा था। मेरी रसीद के मुतालबे पर उसने अपनी धोती की डब में से एक मुड़ा तोड़ा कागज़ निकालकर मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये लें जनाब, देख लें रसीद। तहबंद या धोती के पल्लुओं को
घुमाकर कमर की दोनों जानिब एक मखसूस अंदाज में उड़स लिया जाता है, जबकि जो कि डब कहलाती है। अक्सर देहाती हल्की फुल्की चीज़ें अपनी डब में रख लेते हैं। डब एक तरह से जेब का काम देती है। मैंने जीदे की फराहम करदा रसीद का बगौर जायज़ा लिया। वो चौधरी नवाजिश अली एंड सन्स की ही प्रिंटेड रसीद थी। रसीद के बालाई हिस्से में जली हरूफ में चौधरी नवाजिश अली एंड सन्स छपा हुआ था। नीचे खरीदे गए सामान की तफसील थी। मैंने वो तफसील पढ़ी। रसीद के मुताबिक मज़कूरा दुकान से मुख्तलिफ सब्जियों के बीजों की खरीदारी की गई थी। मेरे लिए इस रसीद में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल वो तारीख थी जिस रोज़ ये खरीद की गई थी। रसीद पर गुज़िश्ता रोज़ की तारीख दर्ज थी, यानी रवां महीने की 18 तारीख। ये कैश मेमो इस अमर का बयान सबूत था कि गुज़िश्ता रोज़ यानी 18 तारीख को जीदे ने चौधरी नवाजिश अली एंड सन्स से मुख्तलिफ सब्जियों के बीज खरीदे थे। इस रसीद की रूह से जीदे की जाय वारदात से अदम मौजूदगी साबित होती थी, मगर मेरा शक अभी तक दूर नहीं हुआ था। मेरी तसल्ली इस वक्त होती जब मैं इस रसीद की तस्दीक कर लेता। मैंने मज़कूरा रसीद को अपनी मेज़ की दराज में डाला और जीदे की जानिब मुतवज्जह होते हुए कहा, तो तुम्हारा ये दावा है कि तुमने आफ्ताब को कत्ल नहीं किया और न ही इस वाक़े से तुम्हारा दूर दूर का वास्ता है? जी, मैंने यही कहा है। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, और मैं अपने इस बयान पर खड़ा हूँ। तुम्हारे ख्याल में आफ्ताब को किसने कत्ल किया है? मैंने एक दूसरे ज़ाविये से सवाल किया। मुझे क्या पता जी, वो बड़े एतमाद से बोला। आफ्ताब के कातिल को ढूंढना तो आपका काम है। ठीक कहा तुमने, मैंने बदस्तूर उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा। ये मेरा ही काम है और मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ, लेकिन इस काम में एक रुकावट पैदा हो गई है। कैसी रुकावट थानेदार साहब? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इस रुकावट का नाम है जावेद उर्फ जीदा। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? वो हैरत से आंखें फैलाते हुए बोला। मैं भला आपके रास्ते की रुकावट कैसे बन सकता हूँ? वो इस तरह कि मैं अपनी तफ्तीश के घोड़े को जिस भी सिमत दौड़ाता हूँ, सामने तुम ही खड़े दिखाई देते हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या ये सच है कि खालदा से शादी से पहले आफ्ताब की तुम्हारी बहन फरीदा के साथ मंगनी हुई थी? जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। 1 साल तक ये मंगनी बरकरार रही, फिर टूट गई। अपने जुमले के आखिरी अल्फाज अदा करते हुए इसके चेहरे पर तलखी के तासुरात उभर आए थे। मैंने पूछा कि ये मंगनी कैसे टूट गई? आफ्ताब के घर वालों ने मंगनी तोड़ दी थी, उसने बताया। मंगनी टूटने का सबब कोई भी रहा हो, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। लेकिन ये बात तो तुम मानोगे ना कि इस मंगनी के टूटने से तुम्हें दिली सदमा पहुंचा था? जाहिरी बात है जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। फरीदा मेरी इकलौती छोटी बहन है। अगर किसी लड़की की मंगनी टूट जाए तो इसकी साथ पर एक तरह का धब्बा सा लग जाता है। बाज़ लोग इसे मनहूस भी समझने लगते हैं और उसका रिश्ता डालते हुए ये तहकीक करना भी लाजमी समझते हैं कि पहली मंगनी क्यों टूटी थी। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अफसरदा लहजे में बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब। फरीदा की मंगनी टूटने का मुझे बहुत दुख हुआ था। इस वाक़ये को लगभग 1 साल होने को आया है, लेकिन हम अभी तक राह देख रहे हैं कि इसका कोई रिश्ता आए। बात के इख्तिताम पर वह अच्छा खासा मग़मूम हो गया था। मैं इसके दर्द को समझ सकता था और इस दुख से इत्तेफाक करता था। इसका मसला वाकई जेन्युइन था। मोहब्बत करने वाले भाई अपनी बहनों के रिश्तों के लिए इसी अंदाज में परेशान और फिक्रमंद हुआ करते हैं। सुल्ताना ने मुझे इस मंगनी को तोड़ने का जो सबब बताया था, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इस बहस में फरीदा की किरदार कुशी का पहलू उजागर होता था। बेटियां और बहनें सबकी साझी होती हैं। किसी की बेटी या बहन के बारे में लब कुशाई करने से पहले एक लम्हे के लिए अपने गिरेबान में ज़रूर झांक लेना चाहिए। किसी सियाने का बड़ा खूबसूरत और मायना आफरी कौल है, बाहया को हया मारती है और बेहया जहर से भी नहीं मरते। ऐन मुमकिन था कि सुल्ताना के बयान में कोई हकीकत ना हो और ये उसका वहम या गुमान या गलत फहमी भी हो सकती थी। मैंने जीदे से कहा, बहन की मंगनी टूटने से तुम्हें जो अजियत पहुंची थी, तुम इस तकलीफ का इजहार गाहे बगाहे करते रहते थे। जी, ऐसा ही है, उसने तायदी अंदाज में कहा। तुम अपनी तकलीफ के इजहार के लिए आफ्ताब के खिलाफ भी बातें करते रहे हो। मैंने गैर महसूस अंदाज में जीदे को एक ख़ास मकाम की तरफ धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारी बातों से आफ्ताब के लिए नफरत झलकती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा थानेदार साहब? आफ्ताब और उसके घर वालों ने मेरी बहन के साथ जो सलूक किया, उसके बाद मैं इन लोगों को फूलों के हार तो नहीं पहना सकता।
वो करवाहट भरे लहजे में बोला, हाँ आप ठीक कहते हैं, मैं आफताब और उसके घर वालों से शदीद नफरत करता हूँ और तुम्हारी ये नफरत हक के दोस्ती की अंजाम दही के सबब दो आतिशा हो चुकी है। मैंने तंजिया अंदाज में कहा। हक के दोस्ती? उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई थानेदार साहब, फैजी से तुम्हारी दोस्ती है ना? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जी जी, फैजी मेरा जिगरी यार है, वो जल्दी से बोला। अगर जिगरी यार परेशान हो तो तुम्हारे जिगर में भी दर्द होगा ना, या नहीं? होगा जी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फैज की तकलीफ मेरी तकलीफ है और तुम दोनों का दर्द भी मुश्तरक है, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। आफताब ने एक तरफ तुम्हारी बहन को मुस्तरद करके तुम्हारे दिल में खंजर घोंपा है तो दूसरी जानिब उसने खालदा से शादी करके फैजी की अना और गैरत को ललकारा था। फैजी अपनी खाला की बेटी खालदा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे इस मकसद में कामयाबी हासिल ना हुई। इस रिश्ते से इनकार की वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि खालदा फैजी से छिन गई थी, है ना? जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ऐसा ही हुआ था। मौत जब किसी प्यारे को छीन लेती है तो बहुत गहरा सदमा पहुंचता है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। कई दिनों तक बुझे हुए दिल और वीरान आंखों के साथ बोलाए बोलाए इंसान फिरता है। हमारी आंखों में समंदर जितना भी पानी होता है, इसे हम आंसुओं की सूरत में बहा देते हैं, हत्ता कि हमारी आंखों के सोते खुश्क हो जाते हैं, लेकिन फिर वक्त का हमारे दिलो जिगर के जख्मों पर मरहम रखता है और रफ्ता रफ्ता हम नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आते हैं। ऐसा होता है ना? जी ऐसा होता है, उसने मेरी बात की तायद कर दी। और अगर हमसे छिन जाने वाला जीता जागता शख्स हमारे आसपास हमारी नज़रों के सामने किसी दूसरे इंसान के तसर्रुफ और इख्तियार में हो तो फिर हमें कैसा महसूस होता है? बात ख़त्म करके मैंने उसे टटोलती हुई नज़र से जीदे को देखा। बहुत बुरा अफसोस होता है और बहुत बुरा महसूस भी होता है, वो ज़हरखंद लहजे में बोला। दिल चाहता है हमारी पसंदीदा हस्ती को छीनने वाले की ऐसी कम तैसी कर दें, इसका वो हशर नशर करें कि आइंदा किसी को ऐसी छीना झपटी की जरूरत ना हो सके। मतलब इस नौयत की जहनी कैफियत में इंसान अपने रकीब रूसिया की जान भी ले सकता है। जी ये नामुमकिन नहीं है, वो बड़ी सादगी से बोला। तुम्हारा अपने दोस्त के बारे में क्या ख्याल है? मैंने तीखे लहजे में इस्तफसार किया। कौन दोस्त जनाब? वो बेसाख्ता बोला। फौरी तौर पर मेरी बात जीदे की समझ में नहीं आई थी, मैंने वजाहत करते हुए कहा। मैं फैजी की बात कर रहा हूँ। आफताब की शादी एक ऐसी लड़की से हुई थी जिससे फैजी शादी का ख्वाहां था। अपनी पसंदीदा चीज़ छिन जाने के गम में वो इंतकामन आफताब की जान भी तो ले सकता है। आप ये कहना चाहते हैं कि आफताब को फैजी ने कत्ल किया है? वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला। मंतकी तौर पर ऐसा सोचने में मुझे तो कोई कबाहत नज़र नहीं आ रही, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। तुम क्या कहते हो? मैं क्या जानूं जनाब, वो फिक्रमंदी से बोला। आपने तो मुझे उलझा कर रख दिया है। सरे दस्त नौशेरा बरका में सिर्फ दो अफराद ऐसे हैं जिनके दिलो दिमाग में मकतूल के लिए नफरत ही नफरत भरी हुई थी। इनमें से कोई भी आफताब को मौत के घाट उतार सकता है। मैंने इसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकने के बाद सनसनाते हुए लहजे में कहा। इन दो अफराद में एक का नाम है जावेद उर्फ जीदा और दूसरे का नाम है फैज़ उर्फ फैज़ी, और इत्तेफाक से ये दोनों अफराद आपस में गहरे दोस्त भी हैं। मेरे मोहतात तज़किये के मुताबिक इन दोनों ही में से किसी ने आफताब को बेदर्दी से कत्ल किया है। मैंने आफताब को कत्ल नहीं किया, वो एहतजाजी अंदाज में बोला। आप मुझसे बड़ी सी बड़ी कसम ले लें, आफताब के कत्ल के मामले से मेरा कोई वास्ता नहीं है। बेटा जी, पुलिस डिपार्टमेंट में कस्में खाने से मामला हल नहीं हुआ करते, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। हमारा तफ्तीश और तहकीक का अपना एक तरीक़ाकार है और मेरी रिसर्च बताती है कि अगर आफताब को तुमने कत्ल नहीं किया तो फिर इसका कातिल फैज़ी के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। मैं ये मानता हूँ कि मेरे और फैज़ी के दिल में आफताब के लिए बहुत जहर भरा हुआ है, वो रास्तगोई का मुजाहरा करते हुए गहरी संजीदगी से बोला। लेकिन मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर आपको बता रहा हूँ कि मैंने आफताब की जान नहीं ली। बाकी जहाँ तक फैज़ी का ताल्लुक़ है तो इसके हवाले से भी मेरे पास मालूमात नहीं हैं।
मैं सिर्फ अपनी ज़ात की कसम खा सकता हूँ, किसी दूसरे की नहीं। आप फैज़ी को बुलाकर पूछताछ कर लें, फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी। बरखुरदार, मैं अपनी तसल्ली के लिए महज पूछताछ तक ही महदूद नहीं रहता। मैंने कदरे धीमे मगर सनसनीखेज लहजे में कहा, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस सिलसिले में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए मेरा एक मशवरा है। वो हमतन गोश होते हुए बोला, जी बताएं। तुम्हारी ज़ात भी शक के दायरे से बाहर नहीं निकली। मैंने तेज़ नज़र से उसे घूरा। तुमने मुझे जितनी भी कहानियाँ सुनाई हैं, मैं इन पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करूँगा। जहाँ जहाँ भी तस्दीक की ज़रूरत महसूस होगी, मैं इस काम में ज़रा सी गफलत या कोताही नहीं बरतूँगा। लिहाजा मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब तक इस केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती, तुम नौशेरा वर्का से बाहर कदम नहीं निकालोगे, और अगर तुम्हारा गांव से बाहर जाना नागुज़ीर हुआ तो फिर तुम इस मकसद के लिए पेशगी थाने में इतला दोगे। जो हुक्म थानेदार साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। मैंने कहा, और मैं जब भी तुम्हें थाने में तलब करूं, तुम फ़ौरन से पेशतर यहाँ पहुँचोगे। जी, मैं आपके हुक्म की तामील के लिए हमवक्त हाजिर रहूँगा। वो बड़े एतमाद से बोला। मैंने इसे चंद हिदायत देने के बाद रुखसत कर दिया। इसी रोज़ सपहर के बाद अस्पताल से आफ्ताब की पोस्टमार्टम शुदा लाश आ गई। इसके साथ ही पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट भी आई थी। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक आफ्ताब को 18 तारीख की सुबह 5 और 6 बजे के दरमियान मौत के घाट उतारा गया था। मौत का सबब वो वार बताया गया था, जो इसकी खोपड़ी के अगबी हिस्से पर किया गया था। इस वार ने मकतूल की खोपड़ी को बुरी तरह चटकाकर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया था कि मकतूल के सर के अगबी हिस्से पर किसी भारी आहनी चीज़ से मोहलिक ज़रब लगाई गई थी, और ये वार मकतूल पर उसकी बेखबरी में किया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे अंदाजे की तस्दीक करती थी। मैंने कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद आफ्ताब की लाश को फैयाज़ अली के घर भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया। मामला खासा गंभीर और पेचीदा हो गया था। कातिल के हवाले से अभी तक कोई हतमी और दो टोक बात सामने नहीं आई थी। अब तक की तफ्तीश से मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि आफ्ताब के मुतवक्किल कातिलों के हवाले से जीदा या फैज़ी में से कोई एक हो सकता था। जीदे को थाने बुलाकर मैंने इसका भरपूर इंटरव्यू कर लिया था, लेकिन इस अमल से कोई काम की बात सामने नहीं आ सकी थी। ताहम जीदा के दौरा गल्ला मंडी की चेकिंग अभी बाकी थी। अब मुझे फैज़ी का एक्सरे करना था। इसके बाद ही किसी हतमी नतीजे पर पहुंचा जा सकता था। जीदे को मैंने आसानी से जाने की इजाज़त दे दी थी। ताहम मैंने एक सादा लिबास पुलिस एहलकार को उसकी निगरानी पर मुतय्यन भी कर दिया था। मज़कूरा एहलकार जीदे के रुखसत होते ही थोड़ा वक्फा देकर थाने से रवाना हो गया। अगर जीदा वाकई आफ्ताब के कत्ल में मुलविस था, तो कोई ऐसी गलती ज़रूर करता जिससे मुझे उसकी गर्दन नापने का मौका मिल जाता। मैं अभी तक बंद गली में खड़ा था, लेकिन मायूस नहीं था। 18 तारीख की सुबह आफ्ताब को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था, और 19 तारीख की शाम उसकी तदफीन हो गई। 20 तारीख की सुबह मैंने दो अहम काम किए। अव्वल, मैंने एएसआई मशकूर हुसैन को पुरानी गल्ला मंडी रवाना कर दिया, ताकि वो चौधरी नवाजिश अली एंड सन्स जाकर जीदे के बयान की तस्दीक कर सके। इस मकसद के हुसूल के लिए मैंने वो रसीद भी एएसआई के हवाले कर दी थी, जो जीदे ने अपने तहमद की डब से निकाल कर मुझे दी थी। दोयम, मैंने एक एहलकार को शौकत अली के घर की जानिब दौड़ा दिया, ताकि वो फैज़ी को पकड़कर थाने ले आए। मेरे थाने से गल्ला मंडी का फासला अच्छा खासा था, ताहम नौशेरावर का चंद मिनट की दूरी पर था। चुनाचे एएसआई की वापसी से बहुत पहले फैज़ी को थाने पहुंचा दिया गया। वो मेरे सामने हाजिर हुआ तो मैंने तनकीदी नज़र से उसका जायज़ा लिया। फैज़ और फैज़ी की उम्र 23-24 साल रही होगी। वो अपने हुलिये और जुस्से से एक फितना परवर और फड्डेबाज किस्म का शख्स लगता था। उसके चेहरे पर बरहमी के आसार बड़े वाज़े तौर पर देखे जा सकते थे। मेरे भेजे हुए पुलिस एहलकार ने इसे बाकायदा हथकड़ी पहनाकर यहाँ तक नहीं पहुँचाया था। ताहम वो गुस्सीले लहजे में पूछने लगा, थानेदार साहब, मुझे किस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है? मुज़ाकरात के लिए, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। मैंने एक नहायत ही अहम और हंगामी मसले पर मुज़ाकरात के लिए तुम्हें थाने बुलाया है। पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरी मदद की ज़रूरत?
वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला, और वो भी पुलिस को। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने सुना है कि तुमने बदमाशी और गुंडागर्दी की दुनिया में नया नया कदम रखा है और पूरे नौशहरा वर्का में तुमने थरथल्ली मचा रखी है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मायनाखेज अंदाज में कहा, यहाँ का हर छोटा बड़ा बदमाश और लुच्चा लफंगा तुम्हारे सामने हाथ बांधे एक टांग पर खड़ा रहता है। पता नहीं आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। वो शख्स सदा नजर से मुझे देखते हुए बोला, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तुम्हारे पल्ले में तो मैं इतने वजनी बात डाल दूंगा कि तुम्हारे लिए कमर सीधी रखकर और गर्दन को उठाकर चलना भी मुमकिन नहीं रहेगा। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, बताओ तुमने आफताब को क्यों कत्ल किया? मेरे आखिरी सवालिया जुमले पर वो इस तरह उछला जैसे उसने गलती से बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। फिर हैरत भरी नज़र से मुझे देखते हुए लुकनत ज़दा अंदाज में बोला, मैंने आफताब को कत्ल किया है? ये आप क्या कह रहे हैं? जो तुमने सुना मैंने वही कहा है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, बात आई समझ में? या मैं 9-4 का लित्र मंगवा कर तुम्हारी लित रोल कराऊं? हमारे ज़माने में इब्तिदाई तफ्तीश के लिए 9 ज़रब 4 इंच का एक चमड़े का जूता नुमा हथियार इस्तेमाल किया जाता था। जूते से मुशाबहत की बिना पर इसे छित्तर या लित्र कहा जाता था। जब भी किसी मुजरिम को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता, पहले मरहले पर उसे मुर्गा बनाकर उसकी तशरीफ़ मुबारक पर इसी छित्तर या लित्र की सलामी दी जाती थी। वक्त गुजरने के साथ हर चीज़ तब्दील हो गई। तफ्तीश के नए तरीके और नए अंदाज वज़े कर लिए गए हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक अब भी बाज़ थानों में इस रवायती तफ्तीशी हथियार छित्तर का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आफताब को कत्ल नहीं किया, वो एहतिजाजी लहजे में बोला। तो क्या तुम्हारे बाप ने किया है? मैंने कड़कदार आवाज़ में कहा। तुम्हारा बाप तो मफलूज है, वो इतना बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता, और फिर उसके पास इस काम का कोई जवाब भी नहीं है। मेरे जारहाना रवैये को देखकर उसने अंदाज़ा लगा लिया कि मामला इतना सीधा नहीं जितना वो समझ रहा है। कदरें नरम पड़ते हुए उसने पूछा, तो मेरे पास आफताब को कत्ल करने का क्या जवाब है? तुम आफताब से नफरत करते थे, इसे अपना रकीब समझते थे, इसे गासिब और ख़ुद को महरूम तस्वुर करते थे। मैंने उसके कान के कीड़े झाड़ते हुए कहा, तुम्हारी खाला शाहिदा ने तुम्हें रिश्ता देने से इनकार कर दिया था और फिर उसी लड़की की शादी आफताब के साथ हो गई। ये तुम्हारी हार और आफताब की जीत थी। वो कबड्डी के मैदान में तो अक्सर तुम्हारी दुर्गत बनाता ही रहता था। जिंदगी की बिसात पर भी उसने तुम्हें मात दे दी थी। तुम इसे फातेह और ख़ुद को मफ्तूह समझने के लिए मजबूर हो गए थे। तुम्हारे पास अपनी हजीमत पर, अपनी नाकामी और अपनी शिकस्त का बदला लेने का एक ही रास्ता था कि इस पत्थर को रास्ते से हटा दो जिसने तुम्हें खुद तुम्हारी नज़र से गिरा दिया था, और फिर तुमने अपनी मजरूअना की मरहम पट्टी के लिए आफताब की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। वो हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात के साथ आंखें फैलाए मेरी बात सुनता रहा, और जैसे ही मैं खामोश हुआ उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, थानेदार साहब, आपकी ज़्यादातर बातें दुरुस्त हैं। मैं वाकई आफताब से शदीद नफरत करता था। कई मरतबा मैंने जज्बात से मगलूब होकर उसकी जान लेने के बारे में भी सोचा, लेकिन कभी भी मैं अपनी इस ख्वाहिश को अमली जामा न पहना सका। तो गोया तुम मुझे ये बता रहे हो, मैंने काटदार आवाज़ में कहा, कि तुमने आफताब को कत्ल नहीं किया? जी मैं सच कह रहा हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, यही हकीकत है। अगर तुमने आफताब के खून में हाथ नहीं रंगे तो फिर इसका कातिल कौन है? मैंने कड़े लहजे में इस्तफसार किया। वो बेबसी से बोला, मैं नहीं जानता। तो जानने की कोशिश करो और सोचो कि आफताब को किसने मौत के घाट उतारा है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे जवाब चाहिए, दो टोक और हतमी जवाब, और जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तुम मेरे थाने की हवालात में बंद रहोगे। वो बहुत तिलमिलाया और उसने रस्सी तोड़ाने की भी हत्तुल इम्कान कोशिश शुरू की, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और एक कांस्टेबल को बुलाकर फैज़ी को हवालात में बंद करवा दिया। ये हकीकत है कि फैज़ी पर पक्का हाथ डालने के लिए मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लिहाजा मैंने उसकी ज़बान खुलवाने के लिए मारपीट से गुरेज किया। ताहम इसे ज़ेर हिरासत रखने का मेरा एक ही मकसद था, हवालात में बैठकर वो मौजूदा सूरत हाल पर गौर व फिक्र ज़रूर करता, और अगर उसके जहन में इस केस के हवाले से कोई अहम और मुफीद मालूमात थीं तो वो इन्हें मेरे सामने उगलने के लिए ज़रूर तैयार हो जाता। फैज़ी की ज़बान खुलवाने के लिए ये एक नफसियाती हरबा था।
इस नौयत के तजुर्बात अक्सर कामयाब होते रहते हैं। फैज़ी की गिरफ्तारी की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। थोड़ी देर के बाद फैज़ी की मां जाहिदा 2-3 गांव वालों के हमरा थाने पहुंच गई। मैंने बाकी लोगों को बरामदे में रोककर जाहिदा को अपने कमरे में बुला लिया। वो अपने बेटे के लिए मुझसे एहतिजाज करने लगी। थानेदार साहब, आपने मेरे बेटे को खामखा बंद कर दिया है, आखिर इसका कसूर क्या है? यही सब जानने के लिए तो मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ लाया हूँ कि उसका कसूर क्या है। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, तुम्हें इसके लिए ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, ये मामूल की पूछगछ है, मैं आज की तारीख में इसे फारिग कर दूँगा। मुझे पता चला है कि आपने फैज़ी को आफ्ताब के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। वो सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए बोली। कुछ ऐसा ही सिलसिला है, मैंने गोलमोल जवाब दिया। हमारा आफ्ताब के कत्ल से क्या लेना देना? वो हाथ नचाकर बोली। ज़रूर सुल्ताना ने आपको हमारे खिलाफ भड़काया होगा। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत महसूस न हुई कि जाहिदा मकतूल की माँ के लिए अपने दिल में शदीद नौयत का गम व गुस्सा रखती थी। जाहिदा बीबी, मेरी बात गौर से सुनो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सपाट लहजे में कहा। मैं थानेदार हूँ, ज़रा बख्ती टाइप का, मैं किसी के बहकाने और भड़काने में नहीं आता। मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करके कानूनी तकाज़ों के अंदर रहकर काम करता हूँ। फैज़ी की गिरफ्तारी तफ्तीशी अमल का हिस्सा है। अगर वो बेगुनाह है तो उसका एक बार भी भीगा नहीं होगा। मैं तुम्हें इस बात का इत्मीनान दिलाता हूँ। मैंने सुल्ताना का नाम इसलिए लिया कि वो हर वक्त हमारे खिलाफ इधर उधर जहर उगलती रहती है। वो कदरें नर्म पड़ते हुए बोली। पता नहीं हमने उसका क्या बिगाड़ा है, इसने हमें निशाने पर क्यों रखा हुआ है, पर किसी को क्या दोष दें। जब वो बोलते बोलते रुक गई। उसने ड्रामाई अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो मैं पूछे बिना न रह सका। जब क्या? जब अपनी कुत्ती चोरों के साथ मिल जाए तो फिर घर का खुदा ही हाफिज होता है, उसने जहरीले लहजे में जवाब दिया। जाहिदा का इशारा अपनी छोटी बहन शाहिदा की तरफ था। मैं अब तनाज़े के पस मंज़र से अच्छी तरह आगाह हो चुका था। शाहिदा ने फैज़ी के लिए अपनी बेटी खालिदा का रिश्ता देने से इनकार कर दिया था और फिर खालिदा की शादी मकतूल आफ्ताब से हो गई थी। जब मेरी सुल्ताना से बात हुई थी तो उसने अपने बेटे के कत्ल के हवाले से फैज़ी पर बड़े कभी शक का इजहार किया था। गोया जाहिदा का ये अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था कि सुल्ताना उसके लिए अपने दिल में नापसंदीदगी के जज्बात रखती थी। दूसरी जानिब जाहिदा भी सुल्ताना को एक शर्मंगेज़ और फितना परवर औरत समझती थी, बल्कि अभी उसने एक मुहावरे सुल्ताना के लिए चोरों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ये मुअम्मा अभी तक मेरी समझ में भी नहीं आ सका था कि छोटी बहन ने अपनी बेटी के लिए बड़ी बहन के बेटे का रिश्ता क्यों ठुकरा दिया था। जब कोई शय किसी समझदार इंसान की समझ में ठीक तरह ना बैठे तो वो अंदर से मुस्तरिब हो जाता है। इन लम्हात में मैं भी कुछ इसी किस्म की कैफियत से गुजर रहा था। अंदरूनी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने जाहिदा को गैर महसूस अंदाज में घिसना शुरू किया। जाहिदा बीबी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा, थोड़ी देर पहले अपनी छोटी बहन शाहिदा के लिए कुत्ती और सुल्ताना के घराने के लिए चोरों के अल्फाज का इस्तेमाल किया है तुमने कि इन लोगों की मिली भगत से आफ्ताब की शादी खालिदा से हो गई और तुम्हारा बेटा फैज़ी देखता और हाथ मलता रह गया। मैंने चंद सेकंड के तवक्कुफ के बाद इन अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी। तुमने शाहिदा को जो टाइटल दिया है इसकी मुनासबत से मैं तुम्हारे बहनोई के लिए कुत्ते का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम्हें तौफीक हो तो चंद लम्हात के लिए ये ज़रूर सोचना कि मुमकिन है इस सारे खटराग में शाहिदा का कोई कसूर ही ना हो। फिदा हुसैन ने छोटे भाई की मोहब्बत के झुकाव में अपनी बेटी का रिश्ता फयाज के बेटे आफ्ताब को दे दिया हो। सब जाएं जहन्नम में, वो बुरा सा मुँह बनाते हुए बोली। मैं तो ये जानती हूँ कि शाहिदा को शहर की हवा ने ख़राब कर दिया है। जब वो गाँव में थी तो ऐसी नहीं थी। अगर शहर की हवा ने शाहिदा का दिमाग ख़राब किया होता तो वो खालिदा को नौशहरा बरका बहाने के बजाय उधर गुजरानवाला में या फिर लाहौर में उसका रिश्ता तय करती। मैंने जाहिदा की बेतुकी बात के जवाब में एक मंतकी दलील दी। बहरहाल वो उकताहट आमेज़ अंदाज में बोली, मुझे किसी अपने पराए एरे गैरे नत्थु खैरे की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खामिद के लिए परेशान हूँ। मेरा सारा ध्यान शौकत अली में लगा हुआ है। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि फैज़ी के बाप पर फालिज का अटैक हुआ था। इसके बदन का ज़हरी हिस्सा बेजान होकर रह गया था, सिर्फ ऊपर के धड़ में जान थी। हकीमी इलाज जारी था, मगर वही बात कि फालिज का मर्ज घोड़े की रफ्तार से आता है और जू की रफ्तार से जाता है।
हकीमी इलाज से अभी तक शौकत अली को खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ था। क्या हुआ तुम्हारे खाविंद को? जाहिदा की बात के जवाब में मैंने इस्तफसार किया। आपको ये बात पता ही होगी कि शौकत को फालिज का अटैक हुआ था, वो गमज़दा लहजे में बोली। जब शाहिदा ने फैज़ी को खालदा का रिश्ता देने से इनकार किया तो उसके फ़ौरन बाद ही शौकत पर फालिज गिरा था। शुरू में वो बातचीत करता था, बोलने की ताकत तो अब भी है, लेकिन खालदा की शादी के बाद उसने ज़बान पर ताला डाल दिया है, होंठ सी लिए हैं, बस हर वक्त बैठा आंसू बहाता रहता है। मैं तो शौकत की इस कसमपुरसी और बेबसी की जिम्मेदार शाहिदा को समझती हूँ। इसकी हठधर्मी और आकिबत नांदेशी ने हमारे हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया है। जाहिदा ने बात ख़त्म की तो उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आया। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, जाहिदा तुम मुतमईन होकर घर जाओ, अगर फैज़ी ने कुछ नहीं किया तो मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम घर जाकर शौकत अली की देखभाल करो, मैं भी आज किसी वक्त तुम्हारे घर आकर शौकत की खैरियत दरियाफ्त करूंगा। मेरी तसल्ली भरी बातों ने उसकी आंखों में बेफिक्री के दिए रोशन कर दिए। उसने उम्मीद अफजा नज़र से मुझे देखा और मेरा शुक्रिया अदा करके थाने से रुखसत हो गई। इस केस के मुख्तलिफ किरदारों ने मुझे जज्बाती कशमकश से दो चार कर दिया था। हर किरदार एक लम्हे कसूरवार और दूसरे लम्हे बेगुनाह दिखाई देता था। मैं खुलकर किसी पर सख्ती करने के बारे में सोचता तो उसकी ज़ात का मजलूम पहलू मेरी निगाह में उजागर हो जाता, और जब मैं किसी को रियायत देने का फैसला करता तो उसके अंदर कोई न कोई खराबी जलवा अफरोज हो जाती। ये ठीक है कि मैं उलझ कर रह गया था, लेकिन मैं मायूस हरगिज़ नहीं था। मैं मायूसी को गुनाह कबीरा तसव्वुर करता था। मेरा ये मानना था और अमली ज़िंदगी का तजुर्बा भी यही था कि इंसान की कामयाबी और नाकामी के बीच में एक पुल सिरात के मानिंद पतली लकीर का फासला होता है। इंसान जिस लम्हे मायूस होकर हिम्मत हार बैठे वो नाकाम हो जाता है। अगर वो थोड़ी सी हिम्मत और करके उम्मीद के दामन को थाम कर सिर्फ एक कदम आगे बढ़कर इस लकीर को अबूर कर ले तो लकीर की दूसरी जानिब कामयाबी बाहें वाक़ई उसे गले लगाने के लिए तैयार खड़ी होती है। इसीलिए कहा जाता है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मैंने भी उम्मीद के दामन को थामे रखा और सेपहर में मेरी मुराद बर आई। एएसआई मशकूर हुसैन की वापसी ने इस केस को एक नई सिमत से रूशनास करा दिया था। मशकूर हुसैन मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे उसके चेहरे पर दबा दबा सा जोश नज़र आया, जैसे उसने कोई अहम नुक्ता दरियाफ्त कर लिया हो। वो मेरे सामने आकर बैठा तो मैंने पूछा, क्या तुम्हें चौधरी नवाजिश अली एंड सन्स आसानी से मिल गई थी? जी मलिक साहब, ये कल्ला मंडी की बहुत मशहूर दुकान है, उसने जवाब दिया। फिर कदरे आगे झुककर इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में बोला, हमें फौरी तौर पर जीदे को गिरफ्तार करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम पुरानी गल्ला मंडी से कौन सी खास खबर लाए हो? एएसआई ने अपनी जेब में से तयशुदा कागजात निकाल कर मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, आप खुद देख लें, मैं कैसी सनसनीखेज खबर लेकर आया हूँ। मैंने वो तयशुदा कागजात उसके हाथ से लेकर इन्हें खोल कर देखा। इनमें से एक तो वही मुख्तलिफ बीजों की खरीदारी की रसीद थी जिसकी तस्दीक के लिए मैंने एएसआई को पुरानी गल्ला मंडी रवाना किया था, और दूसरा कागज़ इसी कैश मेमो की कार्बन कापी थी। रसीद बुक में से जब कोई रसीद काट कर ग्राहक को दी जाती है तो उसकी कार्बन कापी इसी रसीद बुक के अंदर महफूज रह जाती है। मैंने सवालिया नज़र से एएसआई को देखा और पूछा, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? एक रसीद है और दूसरी उसकी कार्बन कापी। मलिक साहब, वो ज़ेर लब मुस्कुराते हुए मायना खेज अंदाज में बोला, आप ज़रा इस रसीद पर दर्ज खरीदारी की तारीख तो देखें। रसीद पर इस माह की 18 तारीख डली हुई है, मैंने सरसरी लहजे में कहा। जब जीदा सब्जियों के बीज की खरीदारी के लिए पुरानी गल्ला मंडी गया था और इसी रोज़ सुबह 5 और 6 बजे के दरमियान आफताब को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। बिल्कुल ठीक। एएसआई की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने रसीद की कॉपी मेरी जानिब बढ़ाते हुए इशारा किया, अब ज़रा आप इस पर दर्ज तारीख को पढ़ें। मैंने पढ़ा और चौंक उठा। कार्बन कापी पर खरीदारी की तारीख इसी माह की 3 डली हुई थी। जब मैंने असल रसीद और उसकी कापी को पहलू व पहलू रखकर बगौर जायज़ा लिया तो मुझे ये समझने में कतन कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। किसी ने रसीद के तारीख वाले हिस्से में कारीगरी करके 3 के हिस्से को 8 बना डाला था और फिर इस 8 के बाएं पहलू में 1 का इजाफा करके इस तारीख को 3 से 18 में बदल दिया था, और ये किसी जीदे के सिवा और कोई नहीं हो सकता था।
जीदा तो बड़ा फनकार निकला मलिक साहब, एएसआई ने सरसराती हुई आवाज में कहा। इसकी सारी फनकारी तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से निकालूंगा। मैंने दांत कचकचाते हुए कहा। तुम अभी नौशेरावर का जाओ और जीदे को गिरफ्तार करके यहाँ ले आओ। एएसआई फिलफौर मेरे हुक्म की तामील में नौशेरावर का रवाना हो गया। इस अमर में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं थी कि मज़कूरा रसीद में जालसाजी जावेद उर्फ जीदा ने ही की थी। गोया उसने हकीकत को ढांपने के लिए ये कारनामा अंजाम दिया था। ऐसी कौन सी बात थी जो वो छुपाना चाहता था? फिलहाल मेरे पेश नज़र तो सिर्फ एक ही अहम मामला था और वो था आफताब के कातिल तक रसाई हासिल करना। पुरानी गल्ला मंडी से इस बात की तस्दीक हो गई थी कि वक़्वा के रोज़ यानी 18 तारीख को ना तो जीदा वहाँ गया था और ना ही उसने चौधरी नवाजिश अली एंड सन से कोई चीज़ खरीदी थी। ये सारा चक्कर उसने जाए वारदात से अपनी गैर मौजूदगी को साबित करने के लिए चलाया था। आखिर क्यों? जब कोई शख्स दरोगोई या तहरीरी जालसाजी या गलत बयानी से काम लेता है तो वो दरअसल अपने किसी जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा होता है। तो क्या आफताब को जीदे ने कत्ल किया था? इस सवाल का जवाब हाँ या ना में हासिल करने के लिए मुझे एएसआई की वापसी का इंतज़ार करना था और ये इंतज़ार आधे घंटे में ख़त्म हो गया। जीदा एक मरतबा फिर मेरे कमरे में मौजूद था, लेकिन इस बार मैंने उसे आड़े हाथों लिया। बात शुरू करने से पहले ही मैंने इसके गाल पर एक सन्नाटेदार तमाचा रसीद किया, फिर असल और कॉपी दोनों उसको दिखाते हुए खूंखार लहजे में पूछा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई तुम्हें? मैंने आफताब को कत्ल नहीं किया, वो सहमे हुए लहजे में बोला। आपको कोई गलत फहमी हुई है। ओए गलत फहमी की औलाद, मैंने खा जाने वाली नज़रों से इसे घूरा और सख्त अंदाज में कहा। मैं आफताब के कत्ल के बारे में नहीं, इस रसीद की तारीख में तब्दीली के हवाले से पूछ रहा हूँ। तुमने तारीख में रद्द-बदल क्यों किया? मेरे कड़े सवाल पर उसका रंग उड़ गया। वो लड़खड़ाहट आमेज लहजे में बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया जनाब, ये रसीद मुझे फांसने के लिए। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मैंने उसके दूसरे गाल को भी शर्फ बख्श दिया। फिर खौफनाक लहजे में दरियाफ्त किया, 18 तारीख को पूरा दिन तुमने कहाँ गुजारा था? जी, मैंने आपको बताया तो था कि मैं सब्जियों के बीज लेने पुरानी गल्ला मंडी गया था। वो अपने झूठ को ताकत का इंजेक्शन लगाते हुए बोला। मैं पुरानी गल्ला मंडी, इसकी हठधर्मी को देखते हुए मैंने बाकायदा इसकी धुलाई शुरू कर दी। इस दौरान मैं इसे में तब्दीली तारीख वाले इसके कारनामे से भी आगाह करता जा रहा था। वो मेरे हाथों पिटता रहा और उसके इल्म में खातिर खा इजाफा भी होता गया। जब उसके पास कोई राह फरार ना रही तो हाथ जोड़ते हुए बोला, थानेदार साहब, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने रसीद की तारीख क्यों तब्दील की थी, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें कि मैंने आफताब को कत्ल नहीं किया। आप अगर मार मार कर मुझे अधमरा कर देंगे या मेरी जान भी ले लेंगे तो मेरा बयान तब्दील नहीं होगा, क्योंकि हकीकत यही है कि आफताब की मौत से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। जीदा ने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि चंद लम्हात के लिए मैं सोच में पड़ गया। उसके लहजे से बेपनाह एतमाद झलकता था। मुझे यही महसूस हुआ कि वो गलत बयानी से काम नहीं ले रहा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में दरियाफ्त किया, अगर आफताब के कत्ल में तुम्हारा कोई हाथ नहीं तो फिर तुमने अपनी जालसाजी से 3 तारीख वाली रसीद को 18 तारीख वाली रसीद क्यों बनाया? वो भी ऐन इस रोज़ जब आफताब को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया। तुम्हारे इस अमल के पीछे कौन सा मकसद छुपा हुआ था? वो अपनी कमीज़ की आस्तीन से होठों से रिसने वाले खून को साफ करते हुए बोला, मैं अपने बाप को धोखा देकर कुछ रकम हासिल करना चाहता था। मैंने गुस्से में उसकी अच्छी खासी दुर्गत बना डाली थी। मेरे चांटों और घूसों ने उसके चेहरे की खाल को कई जगह से बुरी तरह मजरूह कर दिया था और बाज़ मकामात से बाकायदा लहू भी रिस रहा था। इस जेल में उसके होंठ सरे फहरिस्त थे। मुझे उसकी हालत ज़ार पर तरस भी आया। उसने मेरे सवाल के जवाब में जो कुछ बताया उसका खुलासा कुछ यूँ था। 3 तारीख को जीदा पुरानी गल्ला मंडी से मुख्तलिफ सब्जियों के बीज खरीद कर लाया था और इनकी असल रसीद भी इसके पास थी। जीदे के बाप की याददाश्त गड़बड़ का शिकार थी। इसे पैसों की ज़रूरत थी। अपने मकसद के हुसूल के लिए उसके जहन में एक शैतानी मंसूबा आ गया। उसने सब्जियों के बीज वाले थैलों को कहीं छुपा दिया और बाप से कहा कि बीज लाना है, इसलिए वो इसे पैसे दे। बाप ने इस जेल में जीदे को कुछ रकम दे दी। जीदे ने अपने मंसूबे में हकीकत का रंग भरने के लिए 3 तारीख को 18 तारीख की रसीद बना दिया।
घर पहुंचकर उसने छुपाए हुए थैले बाहर निकाल लिए और अपने बाप को मुतमईन कर दिया कि वो गल्ला मंडी से सब्जियों के बीज खरीद कर ले आया है। इसकी बदकिस्मती कि इसने इस काम के लिए जो दिन चुना इसी रोज आफताब का कत्ल हो गया और जीदा इस केस की तफ्तीश की लपेट में आ गया। मैंने जीदे की कथा को गहरी संजीदगी से सुना और जब वो खामोश हुआ तो मैंने पूछा, तुमने अपने बाप को धोखा देकर जो रकम हासिल की उसका तुमने क्या किया? मेरे सवाल पर वो तजब्जुब का शिकार हो गया। मुझे यूं महसूस हुआ कि वो मुझे कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन किसी अंदरूनी हिचकिचाहट के बाइस वो अपने इरादे पर अमल नहीं कर पा रहा। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, जीदे, इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं आंखें बंद करके तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लूँगा और बफर्ज मुहाल में एक लम्हे के लिए तुम्हारी दास्तान को सच मान भी लूँ तो तुम्हें बताना होगा तुमने किस मकसद को पूरा करने के लिए धोखाधड़ी से रकम हासिल की थी। थानेदार साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। बिलाखिर वो एक फैसले पर पहुंच गया और गहरी संजीदगी से बोला, बात यह है जनाब कि मुझे जुआ खेलने की लत लगी हुई है। मैंने ये रकम जुआ खेलने के लिए हासिल की थी। उधर पुरानी गल्ला मंडी के नज़दीक मेरा एक दोस्त रहता है। मैं अपने इस दोस्त के साथ जुए के एक अड्डे पर जाकर बाजी लगाता हूँ। हार जीत इस खेल का हिस्सा है, लेकिन 18 तारीख वाला दिन मेरे लिए बहुत मनहूस साबित हुआ। एक तो मैं सारी रकम जुए में हार गया और जब नौशेरा बरका वापस आया तो मुझे आफताब के कत्ल के इल्ज़ाम में धर लिया गया। मेरा अंदाज़ा तो यही कह रहा था कि जीदा दरोकोई से काम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने अपने इस अंदाजे को चेहरे के तासुरात से झलकने नहीं दिया और जीदे की आंखों में देखते हुए हतमी लहजे में कहा, जब तक तुम्हारे बयान की तस्दीक नहीं हो जाती तुम थाने की हवालात में मेरे मेहमान रहोगे। मुझे अपने इस दोस्त का नाम बताओ जो पुरानी गल्ला मंडी में रहता है। मैं तुम्हारे बयान की परख के लिए सुबह अपने किसी बंदे को पुरानी गल्ला मंडी रवाना करूँगा। इसका नाम हनीफ है जी, जीदे ने बताया। हनीफ गल्ला मंडी में पल्लेदारी करता है और तुम लोग जुआ खेलने किस अड्डे पर जाते हो? बदर मुनीर के अड्डे पर, उसने जवाब दिया। इस अड्डे का अता पता भी बताओ। उसने मेरे हुक्म की तामील कर दी। मैंने एक कागज़ पर ये तमाम मालूमात नोट की, फिर एक कांस्टेबल को बुलाकर जीदे को उसके हवाले कर दिया और कहा, इसको हवालात में बंद कर दो, आज की रात की हमारा मेहमान है। कांस्टेबल ने सवालिया नज़र से मुझे देखा और बोला, क्या इसी हवालात में या? मैं फ़ौरन से बेशतर उसका इशारा समझ गया और ठहरे हुए लहजे में कहा, नहीं, दूसरे कमरे में। ये थाना है, बाहर के रिश्तों ताल्लुकात की यहाँ कोई हैसियत नहीं है। दोस्ती निभाने के लिए नौशेरा वर्का की फ़ज़ा ही काफ़ी है। जीदे के कान खड़े हो गए। खासा होशियार दिमाग पाया था उसने। पलक झपकते में वो मेरी बात की तह में पहुँच गया और सरसराती हुई आवाज़ में बोला, क्या आपने फैज़ी को भी बंद कर रखा है? मैंने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। 21 तारीख की सुबह मैंने एक चीता चालबाज किस्म के काइयां कांस्टेबल को पुराना गल्ला मंडी रवाना कर दिया ताकि वो हनीफ और बदर मुनीर से मुलाकात करके जीदे के बयान की तस्दीक कर सके। ये जीदे के लिए आखिरी मौका था। अगर इस मरहले पर वो झूठा साबित हो जाता तो फिर इसकी बचत के इम्कानात मादूम हो जाना थे। गुज़िश्ता शब मैंने फैज़ी को नहीं छोड़ा था, बल्कि शाम से थोड़ी देर पहले मैं खुद उसके घर चला गया था। जाहिदा की ज़बानी शौकत अली के जो हालात मुझ तक पहुँचे थे उन्होंने मुझे बेचैन कर रखा था। मैं शौकत अली की अश्कशुई की गर्ज से उससे मिलने गया था। शौकत अली से ये मुख्तसर सी मुलाकात नहायत ही अहम, सनसनीखेज़ और नतीजा खेज़ साबित हुई। वो अपने घर के सहन में एक चारपाई पर मोटे तकिए से टेक लगाए नीम दराज था। जब जाहिदा ने इसे मेरी आमद की इत्तला दी तो वह जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगा। जाहिदा ने मेरे बैठने के लिए शौकत अली के नज़दीक एक कुर्सी रख दी थी। मैं शौकत अली से मुसाफा करने के बाद इस कुर्सी पर बैठ गया, मगर उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और जाहिदा की जानिब देखते हुए निगाहों में अपनी बीवी को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। जब जाहिदा रुखसत हो गई तो शौकत अली ने मेरे हाथ को थामे थामे आंखें बंद कर लीं। अगले ही लम्हे इसकी बंद आंखों के गोशे भीग गए। उसने बदस्तूर मेरे हाथ को थाम रखा था, जिसके सबब मुझे उसके बदन पर तारी धीमे लरजने का एहसास हो रहा था। मैं तवक्को कर रहा था कि वो छूटते ही मुझसे फैज़ी को छोड़ने की बात करेगा, लेकिन उसने मेरे सलाम का जवाब देने के बाद बंद आँखों की चुप साध ली थी। वो ज़बान से खामोश था, लेकिन बज़बाने खामोशी उसका पूरा जिस्म महवे कलाम था और बंद आँखों में आंसुओं की तहरीर में बाकायदा गुफ्तगू हो रही थी।
میں نے تشفی آمیز انداز میں اس کا ہاتھ تھپکا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا شوکت علی، میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج بیماری سے پہلے زمین پر نہ اتارا ہو۔ دیکھ لینا تم بہت جلد تندرست ہو جاؤ گے۔ موت بھی ایک بیماری ہے تھانے دار صاحب، وہ بند آنکھوں کے پیچھے سے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، جس کا کوئی علاج نہیں۔ میں بھی چند دنوں کا مہمان ہوں، بہت جلد موت مجھے گلے لگا لے گی۔ حوصلہ رکھو شوکت علی، میں نے اسے تسلی دی۔ واقعی موت کا کوئی علاج نہیں، لیکن میری نظر میں موت کو بیماری سے تعبیر کرنا مناسب نہیں۔ موت تو ایک ایسی ٹرین ہے جس پر سوار ہو کر انسان اپنے خالق کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس ٹرین کو اپنے ٹریفک پر رواں دواں ہونا چاہیے تاکہ خالق اور مخلوق کی ملاقات کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ شوکت علی کے بدن کی تھر تھراہٹ ہاتھ کے راستے میرے پورے وجود میں منتقل ہو رہی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ صرف آنکھیں ہی نہیں بلکہ اس کا دل، جگر، حتیٰ کہ جسم کا رواں رواں محو گریہ ساری تھا۔ وہ آنکھوں کو بدستور بند رکھتے ہوئے غمناک آواز میں بولا، لوگ سمجھتے ہیں فیضی کی خالدہ سے شادی نہ ہو سکنے کے سبب مجھے پہنچنے والے صدمے سے میں مفلوج ہو گیا ہوں۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں شاہدہ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ اگر شاہدہ اس رشتے کے لیے راضی ہو بھی جاتی تو میں انکار کر دیتا۔ یہ زاہدہ کی خواہش تھی کہ وہ خالدہ کو اس گھر کی بہو بنا کر لائے۔ میں ہرگز ہرگز اس کے حق میں نہیں تھا۔ شوکت علی نے لمحاتی توقف کیا تو میں نے اس سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی، حالانکہ اس نے جس انداز کی بات کی تھی اس پر 100 استفسارات بنتے تھے۔ اس کی آنکھیں اپنا کام جاری رکھتے ہوئے اس کے گالوں کو بھگو رہی تھیں۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، انسان خطا کا پتلا ہے تھانے دار صاحب، کوئی چاہے کتنا بھی عقل مند ہو اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ شاہدہ نے بھی ایک سنگین غلطی کی تھی۔ والدین کو اپنی اولاد کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ خالدہ کا رشتہ آفتاب کے بجائے زلفی کو دیتی تو یہ زیادہ مناسب ہوتا۔ شوکت علی کے ایک ایک لفظ میں 100 بھید چھپے ہوئے تھے۔ قبل اس کے کہ میں اس کے آخری جملے کی وضاحت مانگتا، وہ بند آنکھوں کے پیچھے سے کربناک آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں زیادہ دن تک جی نہیں سکوں گا۔ مجھے نہیں امید کہ ہماری دوبارہ کبھی ملاقات ہو پائے، اس لیے میں آپ کو اپنی زندگی کے سب سے اہم راز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ راز جو صرف اور صرف میرے شاہدہ اور اللہ کے بیچ میں ہے، اور اب آپ اس راز میں شریک ہو رہے ہیں۔ اپنا کان ادھر لائیں۔ میں نے بے ساختہ اپنا کان اس کے ہونٹوں کے نزدیک کر دیا، پھر بازبانِ سرگوشی شوکت علی نے میری سماعت میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیل دیا تھا۔ میں گزشتہ شام سے اب تک شوکت علی کے الفاظ کے سحر میں گرفتار تھا۔ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے اور سچ بولنے والا بہت بہادر۔ میری نظر میں شوکت علی ایک بہادر انسان تھا۔ میں شوکت علی اور اس کی جرأت کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کانسٹیبل ساجد میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر وہ گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا ساجد؟ تمہاری شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ مجھ سے ایک سنگین غلطی ہو گئی ہے ملک صاحب، وہ ملتجیانہ انداز میں بولا۔ آپ مجھے معاف کر دیں سر۔ معاف کرنا یا سزا دینا تو بعد کی بات ہے، پہلے مجھے یہ تو پتہ چلے کہ تم نے کون سا چاند چڑھا دیا ہے، میں نے اسے گھورتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اور اس بات کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا کہ تمہاری غلطی سنگین ہے یا نہیں، اس لیے شروع ہو جاؤ، شاباش۔ اس نے اپنی جیب میں سے ہاتھ ڈال کر ایک انگوٹھی برآمد کی، پھر مذکورہ انگوٹھی کو میری جانب بڑھاتے ہوئے ندامت آمیز لہجے میں بولا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے ملک صاحب۔ میں نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی کو لے کر بغور جائزہ لیا۔ وہ چاندی کی ایک خوبصورت انگوٹھی تھی جس کے اندر ایک دلکش مانک موتی جڑا ہوا تھا۔ مانک کا وزن لگ بھگ 10 کرات ہوگا۔ مانک کے گرد بیضوی شکل میں ننھے ننھے فیروزے جڑے ہوئے تھے۔ فیروزی اور سرخ رنگ کے نگوں کے امتزاج نے اس انگوٹھی کے حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ مانک کو فیروزوں کے درمیان برائے جمان دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند مسکرا رہا ہو۔ ساجد نے اس انگوٹھی کی نسبت سے اپنی کسی غلطی کا ذکر کیا تھا، لہٰذا اس نے کڑے لہجے میں نے اس سے سوال کیا، یہ انگوٹھی تم نے کہاں سے چرائی ہے؟ میں نے یہ انگوٹھی چرائی نہیں ملک صاحب،
वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मुझे पड़ी हुई मिली थी। कहाँ पड़ी हुई मिली थी, मैंने पूछा। मेरे जहन को एक झटका लगा। मैंने इज़्तिरारी अंदाज में साजिद से इस्तफसार किया, कमरे की अगवी खिड़की के नीचे से? जी जी, वो गर्दन को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला, बिल्कुल वहीं से। मेरी छठी हिस्स ने सिग्नल दिया। इस अंगूठी का आफताब के कत्ल से गहरा ताल्लुक हो सकता है, मैंने सर्जनिश करने वाले अंदाज में साजिद से कहा। और तुम 3 दिन के बाद ये अंगूठी मुझे दिखा रहे हो? तुमने इस अंगूठी के बच्चे निकालने के लिए किसी मुर्गी के नीचे तो नहीं रख दिया था? नहीं मलिक साहब, वो सर को नफ़ी में हरकत देते हुए बताने लगा, मैंने इस ख्याल से ये अंगूठी उठाकर अपनी जेब में रख ली थी कि अंदर जाकर आपको दूंगा। फिर पता नहीं किस तरह ये बात मेरे जहन से ही निकल गई और ये अंगूठी मेरी जेब के अंदर ही पड़ी रह गई। ये तो कल जब घर में मेरी यूनिफॉर्म धोई गई तो इसकी जेब से अंगूठी बरामद हुई। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने लजाजत आमेज़ अंदाज में कहा और बोला, मुझे माफ़ कर दें मलिक साहब, इन लम्हात में मेरा जहन बर्क़ रफ्तारी से काम कर रहा था। मैंने आफताब के कत्ल के शुबे में इस वक्त 2 अफराद को थाने की हवालात में 2 अलग अलग कमरों में बंद कर रखा था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर जीदा या फैज़ी में से किसी ने आफताब को मौत के घाट उतारा था तो इस अंगूठी का ताल्लुक इससे होना चाहिए था और मैं इस बात को चेक करना बहुत आसान था क्योंकि वो दोनों मेरी तहवील में थे। ठीक है साजिद, मैं तुम्हारी इस कोताही को नज़रअंदाज करता हूँ, मैंने कांस्टेबल की जानिब देखते हुए नरमी से कहा। आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होना चाहिए। जी मलिक साहब, मैं वादा करता हूँ, वो फर्माबरदारी से बोला। जाओ फैज़ी को हवालात से निकाल कर यहाँ ले आओ, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। साजिद ने फिलफौर मेरे हुक्म की तामील कर दी। जब फैज़ी मेरे सामने आकर खड़ा हुआ तो मैंने बगौर उसके हाथों का जायज़ा लिया। वो बेचैनी से मुझे तकने लगा। मैंने कड़े लहजे में इस्तफसार किया, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? कौन सी अंगूठी थानेदार साहब? उसने हैरत और उलझन की मिली जुली कैफियत से मुझे देखा और बोला, मैंने तो कभी कोई अंगूठी पहनी ही नहीं। वो गलत बयानी नहीं कर रहा था। अगर वो कोई अंगूठी पहनने का आदी होता तो उसकी किसी न किसी उंगली पर अंगूठी की बैठक का मखसूस निशान ज़रूर बन गया होता। मैंने साजिद की तरफ देखते हुए कहा, जीदे को भी यहाँ ले आओ। थोड़ी देर के बाद वो भी लाइन हाजिर हो गया। मैंने वही सवालात जीदे से भी किए जो इससे पहले फैज़ी से पूछ चुका था और हस्बे मामूल जीदे के जवाबात भी वही थे। जीदे के हाथों की तमाम उंगलियां भी इस बात की गवाही दे रही थीं कि वो अंगूठी पहनने का शौक़ नहीं रखता। इस सूरत हाल ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया। फैज़ी ने मुझसे पूछा कि थानेदार साहब, ये अंगूठी का क्या मामला है? मैं चंद लम्हात जायज़ा लेने वाली टटोलने वाली निगाह से बारी बारी इन दोनों के चेहरों को देखता रहा। फिर अपनी मेज़ की दराज में से मज़कूरा अंगूठी निकालकर मेज़ के ऊपर रखते हुए मैंने इनसे कहा, क्या तुम इस अंगूठी को पहचानते हो? वो यकज़बान होकर बोले, ये तो फैज़ी की है। कच्चा वारदातिया जब पक्के हाथों की गिरफ्त में आता है तो सिर्फ 2 जन्नाटेदार तमाचे और 2 सुलगते हुए सवाल उसका पित्ता पानी करने के लिए मुफीद साबित होते हैं। जुल्फ़िकार उर्फ जुल्फ़ी को जब गिरफ्तार करके मेरे सामने लाया गया तो मैंने उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। फिर अंगूठी उसकी आंखों के सामने लाते हुए पूछा, ये तुम्हारी है ना? अंगूठी पर निगाह पड़ते ही उसका रंग उड़ गया। हैरत में डूबी हुई आवाज़ में उसने इस्तफसार किया, ये आपको कहाँ से मिली? जहाँ से तुम खिड़की के रास्ते कमरे के अंदर पहुँचे थे, मैंने उसके दूसरे गाल को निशाना बनाते हुए ज़ेरखंद लहजे में कहा। वो हक्का बक्का होकर मेरी सूरत देखने लगा। शौकत अली के नमनाक अल्फाज मेरी समात में गर्दिश करने लगे, कोई चाहे कितना भी अक्लमंद हो, इससे गलती हो ही जाती है। शाहिदा ने भी एक संगीन गलती की थी। वालिदैन को अपनी औलाद की पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो आफताब के बजाय खालिदा का रिश्ता जुल्फ़ी से करती तो ये ज़्यादा मुनासिब होता। क्या खालिदा तुम्हें पसंद करती है? मैंने ज़ाहिदा के ख्यालात की रोशनी में जुल्फ़ी से इस्तफसार किया। जी ये सच है, वो थूक निगलते हुए बोला, मैं भी खालिदा का बहुत चाहता हूँ। तो क्या अपनी पसंद और चाहत के हुसूल के लिए तुमने सगे भाई की जान ले ली? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए नफरत भरे लहजे में पूछा। खुद फरेबी और सफाकी की इससे ज़्यादा बदतरीन और कोई मिसाल नहीं हो सकती। उसने मुजरमाना अंदाज में गर्दन झुका दी। अगले 1 घंटे के बाद मैंने उसका इकबाली बयान रिकॉर्ड कर लिया। हालात और वाक़यात के मुताबिक खालिदा और जुल्फ़ी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन आफताब की शादी के मौके पर दोनों ने अपनी ज़बानें बंद रखीं। खालिदा ब्याह कर गुजरान वाला,
शहर से जुल्फी की भाभी की हैसियत से नौशेरा वर्का आ गई। इस सूरत हाल ने जुल्फी का दिमाग ख़राब कर दिया। वो हमा वक्त खालदा के हुसूल के बारे में सोचने लगा। फिर उसने एक शैतानी मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया, सगे भाई को रास्ते से हटाने का फैसला। अपने मंसूबे के मुताबिक बकुआ से एक रोज़ पहले उसने अपनी बीमारी का बड़ा कामयाब ड्रामा रचाया और 18 तारीख की सुबह वो बज़ाहिर खेतों की तरफ नहीं गया। वो रात को छत पर सोता था, इसलिए किसी को उसकी कारकर्दगी का पता न चल सका। किसी को कानो कान खबर किए बगैर वो मकतूल से पहले चुपके से डेरे पर पहुंच गया। अपने मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए वो गुज़िश्ता रोज़ कमरे की अकवी खिड़की को भेड़ आया था, मगर इसकी कुंडी बंद नहीं की थी। वो दरवाजे की ओट में छुपकर आफताब का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया। आफताब जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर लिबास तब्दील करने की ग़र्ज़ से अंदर आया, जुल्फी ने एक आहनी वज़नी रेंज पाने से उसके सर के अकवी हिस्से पर एक खौफनाक वार कर दिया। अगले ही लम्हे आफताब किसी कटे हुए शहतीर की मानिंद धड़ाम से ज़मीन पोश हो गया। खिड़की के रास्ते कमरे के अंदर कूदते वक्त उसकी उंगली से अंगूठी निकलकर खाल के किनारे जा गिरी थी। अगर मज़कूरा अंगूठी साजिद के हत्थे न चढ़ती तो शायद इस केस को हल करने में मुझे मज़ीद जोखम उठाना पड़ते। देर आयत दुरुस्त आयत के मुस्ताक में आफताब के असल कातिल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया था। जन जर ज़मीन को अज़ल से फितना फसाद की जड़ तस्लीम किया जाता है और मेरे ख्याल में अब तक ऐसा ही समझा जाता रहेगा। ज़िंदगी के 99% तनाज़ात के पीछे इन्हीं तीनों में से किसी एक या एक से ज़्यादा का अमल दखल होता है। मैं जानता हूँ आपके जहन में ये सवाल बड़ी बेकरारी से करवटें बदल रहा होगा कि इस शाम शौकत अली ने मेरे कान में कौन सी राज़दाराना सरगोशी की थी। अब इस वाक़ये को इतना ज़्यादा अरसा गुजर चुका है कि इस वक्त मुतल्लिका किरदारों में से कोई भी बाक़ायदे हयात नहीं है, लिहाजा आपसे शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं शौकत अली के अल्फाज दोहरा रहा हूँ, थानेदार साहब, मैं ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकूँगा, इसलिए मैं आपको अपनी ज़िंदगी के एक अहम राज से आगाह करना चाहता हूँ। वो राज जो सिर्फ मेरे शाहिदा और अल्लाह के बीच में है, और अब आप इस राज में शरीक होने जा रहे हैं। मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर इस बात का इकरार करता हूँ कि खालदा मेरी और शाहिदा की सगी मगर नाजायज़ औलाद है। जब शाहिदा की फ़िदा हुसैन से शादी हुई तो खालदा इसके पेट में अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर चुकी थी। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने जीदा और फैज़ी दोनों को उसी दिन रिहा कर दिया था।